अध्याय 21 मेरिडियन शोधन चरण। क्लारा को उसके पालने में रखा गया था क्योंकि वह उनके मजाक से थक गई थी। वह अपने पैरों को गले लगाते हुए एक नवजात बिल्ली के बच्चे की तरह शांति से सो गई। सौभाग्य से आपके दादा मरने से पहले फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग की चेतना को मिटाने में कामयाब रहे। पिछले प्रथम राजकुमार और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, इसलिए अब यह लेने के लिए परिपक्व है। क्लेयर शरारत से हंस पड़ी। यदि आप अपने सार एकत्रीकरण खेती की खेती करने के लिए उस लाइटनिंग एलिमेंटल का उपयोग करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन किसानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे जो अन्य स्काई ग्रेड एसेंस गैदरिंग मैनुअल में खेती करते हैं। क्लेयर यह सोचकर मुस्कुराई कि समय बीतने के साथ उसका बेटा केवल लगातार अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। बच्चे एक समय में केवल एक खेती प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि डेविस एक ही समय में सभी 3 खेती प्रणालियों की खेती करता है। इसलिए क्लेयर की आंखों में उसका बेटा दिन ब दिन अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, अपने साथियों को धूल में छोड़ रहा था। अगले दिन अध्ययन में मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज की खेती की प्रक्रिया की जांच करते समय डेविस क्रॉसपैर बैठे थे। जाहिर है, ऐसा लगता है कि मुझे अपने शरीर में मेरिडियन को परिष्कृत करना है, और चूंकि मैं बिजली के मैनुअल के साथ खेती करूंगा, इसलिए मुझे अपने मेरिडियन के माध्यम से बिजली को गुजरना चाहिए जो उस पर स्काई ग्रेड है। मैं इसके लिए तैयार हूं। यह स्पष्ट रूप से सदमे उपचार है। क्या यह बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन से भी क्रूर नहीं है? उनका दिमाग बिजली से लकड़ी का कोयला तले हुए लोगों की छवियों के साथ तैर रहा था। डेविस, क्या आप तैयार हैं? दरवाजा अचानक खुला और क्लेयर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अंदर चली गई। है ना? हाँ, मैं तैयार हूं। डेविस ने निगल लिया क्योंकि वह मुस्कान उसे बुरी लग रही थी। फिर वे एक ऐसी जगह पर चले गए जो बंद दरवाजे की खेती के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे कल्टीवेशन क्वार्टर कहा जाता है। आराम करो। पिता और मां स्काई ग्रेड लाइटनिंग एलिमेंटल को दबाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, इस पर परेशान न हो। क्लेयर ने उसे दिलासा दिया क्योंकि वह अचानक अंदर जाने पर उसकी घबराहट को पूरी तरह से देख सकती है। डेविस ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इसके बाद वे इन क्वार्टरों के एक कमरे में चले गए। इस जगह पर 10 से अधिक कमरे थे। क्लेयर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, और उसने उसका पीछा किया। अंदर एक गठन था जो एक निश्चित सीमा तक बिजली के तत्व की शक्ति को दबाने में सक्षम था। लोगन बगल में बैठा था, जाहिर है इन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। भले ही उन तीनों के लिए आत्मा संचरण भेजना आसान था, लेकिन उन्होंने उस तरह से संवाद नहीं किया। वे किसी भी परिस्थिति में डेविस की आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन को प्रकट नहीं करना चाहते थे। पिताजी, चलो शुरू करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी भी तरह डेविस अपने पिता के सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। ठीक है, क्या आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? लोगान ने टिप्पणी की और आगे बढ़ गया। उसने क्लेयर को देखा और उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। डेविस गठन के दिल के अंदर बैठे और विलुप्त होने के फैसले साथ इकट्ठा करने वाली खेती मैनुअल से परिसंचरण विधि का पालन करते हुए ऊर्जा को प्रसारित करके अपने मेरिडियन को परिष्कृत करें। आपको लाइटनिंग एलिमेंटल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसे दबाने में आपकी मदद करेंगे। गठन के बीच में बैठने से पहले डेविस ने एक गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। आगे कोई शब्द नहीं बोले गए। लोगन और क्लेयर ने अद्वितीय गठन के माध्यम से लाइटनिंग एलिमेंटल को नियंत्रित और परिष्कृत करने के लिए गठन का उपयोग किया और डेविस को अत्यंत सावधानी के साथ बिजली सार ऊर्जा भेजना शुरू कर दिया। डेविस ने अपने मेरिडियन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा पर अपना दिमाग केंद्रित किया। गठन में फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग को रखा गया क्योंकि यह एक दबाने वाले गठन के रूप में भी काम करता है, इसलिए लाइटनिंग एलिमेंटल जो सहज रूप से उन्हें तला हुआ था, परिष्कृत होने के लिए पर्याप्त दबा दिया गया। इसके अलावा लोगान और क्लेयर ने बेकाबू बिजली ऊर्जा के शोधन का खामियाजा उठाया और केवल डेविस को नियंत्रित और परिष्कृत बिजली ऊर्जा भेजी। डेविस के मेरिडियन पहले से ही मजबूत थे क्योंकि वह अत्याचारी बॉडी सीक्रेट्स का उपयोग करके बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन में पहले चरण में पहुंच गए थे। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपने मेरिडियन में बिजली की ऊर्जा को प्रसारित किया, उसे शुरुआत में एक झुनझुनी सनसनी महसूस हुई, जिसके बाद जलन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसे उसी समय करंट लग गया हो और उसे खराब कर दिया गया हो। फिर भी इसके प्रभाव नगण्य थे क्योंकि इसे उनके माता पिता और गठन दोनों द्वारा दबाया जा रहा है। तो यह फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग है, एक लाइटनिंग एलिमेंटल जो 5वें चरण के पावर हाउस के बराबर है। सच में शक्तिशाली। यह बुरा नहीं है। मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। यह अच्छी बात है कि माँ और पिता यहाँ हैं। यदि नहीं तो मुझे खाद्य श्रृंखला के नीचे से खेती करनी होगी यदि मैं वास्तव में फिर से अनाथ होना चाहता हूँ। उनके विचार भटक गए क्योंकि उन्हें अत्यधिक एकाग्रता के बिना भी खेती करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्होंने धीरे धीरे परिसंचरण विधि को बार बार दोहराया जब तक कि उन्होंने अपने मेरिडियन को संक्षिप्त स्तर तक परिष्कृत नहीं किया। मेरिडियन शोधन चरण में आगे बढ़ने से पहले यह प्रक्रिया लगभग 5 घंटे तक चली। बस जब वह उत्साह में चिल्लाने वाला था, उसके मन में एक आवाज आई, अपनी एकाग्रता मत खो। हम आपको फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग को अवशोषित करने में मदद करेंगे। तुरंत अपनी आत्मा को अब इसे अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें। डेविस महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा पर बिजली के तत्व द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, इसलिए उसने फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग का रूप नहीं देखा। किसी भी मामले में उन्होंने निर्देश के अनुसार इसे अपनी आत्मा में अवशोषित करना शुरू कर दिया। BZZZ अर्घा दर्द। डेविस तुरंत अत्यधिक दर्द से भर गया जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लग रहा था कि उसके विचार अस्त व्यस्त हो रहे हैं। उन्होंने लगभग एकाग्रता खो दी, लेकिन अपने दांतों को पीसना जारी रखा। वह जानता था कि वह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने किसी भी नतीजे की परवाह किए बिना सफल होने के लिए इस बार अपनी पूरी चेतना का उपयोग करके नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। यह प्रक्रिया पूरे 5 मिनट तक चली, जो थकावट से बेहोश होने से पहले उसे अनंत काल की तरह महसूस हुआ। लोगन और क्लेयर दोनों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वह फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग को अवशोषित करने में सफल रहा था, लेकिन यह भी जानता था कि यह केवल उसकी शक्तिशाली आत्मा के लिए धन्यवाद संभव था जो कम से कम अपने आत्मा समुद्र में लाइटनिंग एलिमेंटल को पकड़ने की क्षमता रखता था। कुछ समय बाद डेविस जाग गया। उसने अपनी आत्मा समुद्र की जांच की और भीतर रहने वाली एक पेंटाग्राम के आकार की काली बिजली देखी। इसने डेथ बुक से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। यह देखकर कि दोनों एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, उन्होंने अंदर से राहत की सांस ली।
फिर उन्होंने अपने आसपास की जांच की और देखा कि वह अभी भी उसी कमरे में थे। उसने अपने माता पिता को भावुक होकर देखा, एक दूसरे को चूमना। वे इसमें इतने शामिल थे कि उन्होंने उसे जाते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि एक मामूली आंदोलन भी उन्हें सतर्क करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोगान ने क्लेयर के साथ अपने होंठ चाटे। उसने उसकी कमर पकड़ ली और उसने उसके गालों को दबा दिया। उसकी अभिव्यक्ति उदास लग रही थी क्योंकि उसकी पलकों पर आंसू थे और साथ ही उसके होंठ उसके स्वाद का स्वाद ले रहे थे, जैसे कि वह जाने नहीं देना चाहता था। पहली नजर में ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उत्साह के लिए ऐसा कर रहे थे। डेविस ने कोई आवाज नहीं की। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, इससे पहले कि वे एक दूसरे के होठों से अलग हो गए। उसने उन्हें बात करते हुए नहीं सुना, इसलिए उसने कल्पना की कि उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए आत्मा संचरण का उपयोग किया होगा। कुछ सेकंड के बाद डेविस कांप गया, जैसे कि अभी जाग रहा है। उस पल वे तुरंत एक दूसरे के गले से अलग हो गए। क्लेयर का चेहरा लाल हो गया, जबकि लोगान के निचले कपड़े में एक तंबू था। डेविस ने अपनी आंखें बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से अनदेखा करना चुना और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह अपनी स्थिति की जांच कर रहा था। इससे उन्हें फिर से सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। जरूर कुछ हुआ होगा, उसने सोचा। मेरे सामने इस तरह से व्यवहार करना उनके लिए सामान्य नहीं है। रुको, मेरी आत्मा में कुछ गलत लगता है। डेविस चौंक गया। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मा की भावना जारी की और यह एक गोलाकार त्रिज्या में 500 मीटर तक बढ़ गया। यह मैं पीक लेवल नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया। वह उच्च स्तर को छोड़ते हुए सीधे मिड लेवल से पीक लेवल तक पहुंचे। ऐसा नहीं था कि उनकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को छोड़ दिया गया था, यह सिर्फ इतना था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने उच्च स्तरीय नवजात सोल स्टेज में प्रवेश किया जब वह थकावट से बेहोश हो गया। लोगन और क्लेयर मुस्कुराए क्योंकि वे कारण जानते थे। डेविस भूल गया कि बिजली का प्रभाव किसी की आत्मा को प्रभावित करता है, इसलिए लो लेवल स्काई ग्रेड लाइटनिंग एलिमेंटल को अवशोषित करना उनके लिए एक अविश्वसनीय वरदान बन गया। देर से ही सही, उसे यह बात याद आ गई। फिर वह अचानक जटिल महसूस करने लगा क्योंकि उसके पिता भी विलुप्त होने के फैसले में प्रशिक्षित लग रहे थे, जिसका अर्थ था कि फॉलन एक्सटेंशन लाइटनिंग उसके लिए भी बहुत उपयोगी है, लेकिन उन्होंने इसे होने देने का फैसला किया और उसे बड़ी पाई दे दी। न केवल यह लोगान के लिए बहुत उपयोगी था, बल्कि फॉलन एक्सटेंशन लाइटनिंग भी शायद लोगान की सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है। हालांकि लोगान ने इसे स्वार्थी रूप से नहीं लिया और शाही खजाने को उसके लिए छोड़ दिया। इसका अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मतलब था कि वे उसे स्वीकार करते थे। उस वह उनका सही उत्तराधिकारी है। अध्याय 22 जेल जाना। लोगन और क्लेयर दोनों खुश थे कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में एक ही समय में सभी 3 खेती प्रणालियों की खेती करने की इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम था। उन्हें और भी अधिक गर्व हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि वह सिर्फ 5 साल का था। डेविस अब विलुप्त होने के फैसले की अपनी पहली परत का उपयोग करने में सक्षम था। पहली परत ने बिजली के साथ अपने शरीर को बढ़ाने की क्षमता प्रदान की। वह अपने पैरों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए बढ़ा सकता है, अपनी बाहों को बिजली में लकवाग्रस्त कर सकता है और अपने विरोधियों के मांस को खराब कर सकता है। वह अपनी विचार प्रक्रिया और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क पर भी इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन इसके लिए अपनी बिजली पर बेहद उच्च नियंत्रण की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह सिर्फ अपने मस्तिष्क को भून या खराब कर देगा। फॉलन एक्सटिंक्शन लाइटनिंग ने अपनी संपत्ति के साथ अपनी शक्तियों और युद्ध कौशल की प्रभावशीलता में वृद्धि की। आखिरकार यह उसके द्वारा नियोजित बिजली के लिए एक विनाशकारी और संक्षारक प्रभाव जोड़ता है। चूंकि डेविस ने सभी 3 कल्टीवेशन सिस्टम में बुनियादी दक्षता हासिल की है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपनी डेथ बुक की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह अब उसी तरह से काम करता है या नहीं। आधा साल बीत गया। लोगान, क्लेयर और हेंड्रिक्सन ने उन्हें इस छमाही अवधि के दौरान खेती के बारे में अधिक सिखाया। हालांकि उन्होंने उसे हर दिन केवल 1 घंटे के लिए पढ़ाया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी काम में व्यस्त हैं। उन्हें अभी भी अपनी डेथ बुक का उपयोग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी हमेशा निगरानी की जा रही थी। उसके माता पिता और भी अजीब तरह से अभिनय कर रहे थे। यह विशेष रूप से इस आधे साल में मामला था। वह जानता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन चूंकि उसके माता पिता उसे नहीं बताएंगे तो उसे पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। डेविस अपने माता पिता से पूछने के लिए गया कि क्या वह लाइव लक्ष्यों पर अपनी शक्तियों का अभ्यास कर सकता है। उनके माता पिता ने इनकार करने से पहले एक पल के लिए सोचा। डेविस इसके बारे में अडिग था और उन्हें एक विचार प्रस्तावित किया। पिताजी, अगर आप मुझे लाइव टारगेट पर अभ्यास नहीं करने देंगे तो मैं एक विशेषज्ञ कैसे हो सकता हूँ? पर्याप्त डेविस, आप इस तरह कैसे अड़े रह सकते हैं? आप सिर्फ 5 साल के हैं, आपको लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं एक कदम पीछे हटूं और जेल में बंद प्रतिबंधित विरोधियों पर अपनी शक्तियों का प्रयास करूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, है ना? फिर तुम मुझे क्यों नहीं ले जाते? लोगान ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर जवाब दिया। लेकिन पिताजी, मैं आपको हरा भी नहीं पाऊंगा, आप बहुत शक्तिशाली हैं। डेविस ने कराहते हुए बेशर्मी से हार मान ली। क्लेयर, जो बगल में था, ने उन्हें देखा और हंस दिया। उसने लोगान को एक सोल ट्रांसमिशन भेजा। लोगान का चेहरा बदल गया। फिर उसने आह भरी और उसे जेल जाने की अनुमति दी। केवल इस बार मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा, अगली बार कोई नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं? लोगान ने गुस्से से भरा चेहरा बनाया और उसे डांटा। हाँ, धन्यवाद पिताजी, डेविस ने हंसते हुए कहा। चलो चलते हैं। लोगान तब जेल की दिशा में चला गया। ठीक है। डेविस ने आज्ञाकारी रूप से पीछा किया और खुद को ढकने के लिए एक काला वस्त्र पहना। रास्ते में किसी कारण से महल के गार्ड और नौकरानियों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने उसे नहीं देखा था। उन्होंने केवल सम्राट का अभिवादन किया और माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उस पर एक आत्मा तकनीक सक्रिय थी। तब उसे पता था कि उसे उसके पिता द्वारा लबादा पहनाया जा रहा है। क्या राजशाही के बच्चे के लिए जेल जाना इतना बुरा है? क्या यही कारण है? डेविस ने सोचा कि उसे लगा कि वह शाही परिवार की पेचीदगियों को समझ नहीं सकता है। इसके बाद वे जेल के सामने पहुंचे। लोगन वहीं रुक गया, जबकि जेल गार्ड अपने घुटनों पर चले गए और उसका अभिवादन किया। पहरेदारों ने सम्राट को विस्मय और श्रद्धा से देखा। जेल गार्ड के नेता ने कदम उठाया और फिर से झुक गया। केवल उसका चेहरा देखा जा सकता था जो पीला था। उन्होंने नीले रंग का कवच पहना हुआ था, जिसके किनारों पर पीले रंग की शिखा थी।
तुम हो? सम्राट को रिपोर्ट करना। मेरा नाम बोवेन है। जेल गार्ड के पिछले नेता ने विद्रोहियों के साथ मिलीभगत की। सौभाग्य से लोगान, जिसने अपने विश्वासघात को पाया, सभी कैदियों को रिहा करने से पहले उसे मारने में कामयाब रहा। बोवेन, मैं देखता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे दोनों तब चुप रहे, यह देखा जा सकता है कि वे सोल ट्रांसमिशन के माध्यम से संवाद कर रहे थे। बोवेन का एक भ्रमित चेहरा था, फिर जोर से अपना सिर हिलाया। फिर उन तीनों ने कारागार में प्रवेश किया। लोगन ने इस बिंदु पर डेविस को लपेटना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं, है ना? लोगान ने एक निर्दयी चकाचौंध के साथ उससे पूछा। हाँ महाराज। बोवेन ने चुपचाप जवाब दिया। वह समझ गया कि इस बिंदु पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो सम्राट को नापसंद हो। लोगान ने तब डेविस को वहां छोड़ दिया, कुछ भी सूचित करने के लिए पीछे नहीं मुड़ा। खांसी। महाराज, मैं आपको पहले जेल के चारों ओर दिखाता हूं। बोवेन ने अपने हाथ हिलाए। ठीक है, डेविस ने खुशी से जवाब दिया। बोवेन फिर उसे जेल के चारों ओर ले गया। गलियारे में चलते हुए उन्होंने डेविस को कैदियों के बारे में सूचित किया। गलियारे के दोनों ओर सेल थे जो कैदियों को रखते थे। जबकि उसने समझाया, उसने सिर्फ उनके अपराधों के बारे में बताया, जबकि क्रूर हिस्से को पीछे छोड़ दिया। डेविस ने जो कहा उसके बारे में सुनने के बाद वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनके अपराध मानवता से रहित थे। लेकिन उसने उसकी बात सुनना बंद नहीं किया और न ही उसे रुकने का आदेश दिया। डेविस ने कैदियों को देखा, वे सभी मानवता के संकेत के बिना निर्दयी लग रहे थे, जबकि कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जैसे कि वे निर्दोष थे, और फिर कुछ कैदी थे जो उसे कामुक आंखों से देखते थे। डेविस की आंखें लाल हो गईं। वह एक एक करके उन कैदियों को घूरता रहा। बोवेन से सवाल करने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा। बोवेन। उसने अचानक उसे टोका। हाँ राजकुमार। बोवेन ने उसे देखा। इन कैदियों को मौत की सजा क्यों नहीं दी जाती? वह बोवेन को घूरकर देखता रहा। ऐसा नहीं है महाराज। रॉयल कैपिटल हर महीने एक सार्वजनिक निष्पादन आयोजित करता है। उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह अन्य दुष्ट अपराधियों के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करता है। तब तक वे अपनी मौत का इंतजार करते हुए यहाँ रहते हैं। बोवेन ने समझाया। ओह, क्या आपके पास यहाँ रखे गए कैदियों की सूची है? मैं करता हूँ, लेकिन यह किस लिए है महाराज? बोवेन उलझन में था, लेकिन उसने अभी भी अपनी स्थानिक अंगूठी से सूची सौंप दी। डेविस ने सूची ली और उस कैदी का नाम देखा जिसे इस महीने फांसी दी जाने वाली थी। वैगन। मैंने उसे पहले देखा था, मुझे उसके पास ले जाओ। डेविस ने बोवेन को जवाब नहीं दिया, लेकिन बस उसे आदेश दिया। हाँ, बोवेन ने इनकार नहीं किया, हालांकि वह उलझन में था। एक 5 साल का बच्चा एक कैदी से मिलने के लिए क्या करने जा रहा है? क्या उसे अपने तरीके बदलने चाहिए? एक मुझे शाप दिया जाएगा। अध्याय 23 आक्रमण के तहत साम्राज्य। डेविस और बोवेन ने सेल में अपना रास्ता बनाया, जहां वैगन अंदर बंद था। उस सेल में गठन सक्रिय था और इसने वैगन को अपनी खेती का उपयोग करने में सक्षम होने से रोक दिया, और गठन ने उसे यह देखने में भी असमर्थ बना दिया कि बाहर क्या हो रहा था। वैगन, जो निस्संदेह एक पुरुष था, ने अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ छत को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा था कि वह इस महीने कब मरने वाला है। डेविस ने तब सेल के गेट के पास एक सर्कल स्विच देखा। उसने उसे दबा दिया। कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा था, लेकिन वैगन ने अपना चेहरा बदल दिया। उसने एक जेल गार्ड के साथ सुनहरे बालों वाले एक छोटे बच्चे को देखा। हे, मुझे मत बताओ कि तुम मेरे आनंद के लिए एक ब्राट लाए थे। वैगन मजाक लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने डेविस को अजीब आंखों से देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? डेविस ने केवल एक सवाल पूछा। उन्होंने पहले ही उन्हें अपना पहला लक्ष्य बनाने का मन बना लिया था, लेकिन वह अभी भी एक प्रोत्साहन चाहते थे। बेशक वह बेरहमी से आपकी हत्या और बलात्कार करने के लिए। वैगन की सांसें तेज हो गईं क्योंकि वह एक पागल चमक ने उसकी आंखों को घेर लिया। डेविस पूरी तरह से घृणित हो गया, लेकिन उसका चेहरा वही रहा। यह रिकॉर्ड में लिखा गया था कि वैगन को नेक्रोफिलिया था, और यह नकली नहीं लग रहा था। दूसरी ओर वैगन ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की क्योंकि वह इस महीने मरने के लिए तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक बड़े व्यक्ति को नाराज किया या नहीं, एक बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूं, डेविस ने शांति से जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने तंत्र को बंद कर दिया। तुम समझते हो? बोवेन पूरी तरह से मूर्ख हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह बातचीत कहां जा रही है। बोवेन, जेल छोड़ दो, डेविस ने आदेश दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता महाराज। बोवेन अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ जवाब देने से पहले दंग रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं सुनोगे? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे महामहिम द्वारा कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी रक्षा करें। बोवेन ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह डेविस को अकेला नहीं छोड़ने जा रहा था, चाहे जो भी हो। डेविस ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित की, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान चमक उठी। मैं देखता हूं, तब मेरे पास अपने पिता से यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि आपने जेल में मेरे साथ छेड़छाड़ की। क्या? बोवेन को अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। इस 5 साल के बच्चे ने किस तरह के शब्द कहे? उसके दिमाग ने क्षणिक रूप से काम करना बंद कर दिया, जवाब देने में असमर्थ। मैंने कहा कि मेरे पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि आपने जेल में मेरा उल्लंघन किया। यह उससे पूरी तरह से अलग है जो आपने पहले कहा था। बोवेन को भारी पसीना आने लगा, लेकिन उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि शाही परिवार के सभी सदस्य ऐसे ही हों? यह महाराज, मेरे लिए यह मुश्किल मत बनाओ। मुझे केवल इस जेल में आपकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। क्या आपको लगता है कि मेरे शाही पिता आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि सम्राट आपके शब्दों पर विश्वास करेगा या मेरे शब्दों पर? डेविस ने गहराई से पूछा, जैसे कि उनके शब्दों में एक अंतर्निहित अर्थ है। मैंने इसके लायक होने के लिए क्या किया? यह बालक मानव रूप में राक्षस है। बोवेन आंसू के कगार पर था और उसे नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। इस बारे में क्या? आपको केवल मेरी रक्षा करने का काम सौंपा गया है ना? जेल के प्रवेश द्वार के पास पहरा दें। इस तरह आप दोनों मेरी रक्षा कर सकते हैं और वही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, है ना? आपको लगता है कि ये कैदी जो इन संरचनाओं द्वारा दबाए गए हैं, मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह ठीक है, बोवेन ने झुकने से पहले एक पल सोचा।
वह वास्तव में डर गया था कि छोटा राजकुमार नहीं, छोटा दानव वैसा ही करेगा जैसा उसने कहा था। अच्छा, आपको मुझ पर अपनी इंद्रियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है और आपको झांकने की भी अनुमति नहीं है। मैं हर 4 घंटे में भोजन स्वीकार करने के लिए आपके पास आऊंगा और इसके साथ आप हर समय मेरी सुरक्षा की पुष्टि कर सकते हैं, है ना? यह मैं समझता हूँ। हालांकि बोवेन अनिच्छुक महसूस करता था, वह और क्या जवाब दे सकता था। उन्होंने पहले से ही एक बार अपनी उच्चता की शर्तों को स्वीकार कर लिया था और ऐसा लगता था कि वह इस विधि के माध्यम से राजकुमार की रक्षा करने में सक्षम थे। उसे कम से कम यह विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह जेल में उसकी रक्षा करने में सक्षम होगा। केवल वह समझ नहीं सका कि राजकुमार ने उसे अपनी आत्मा की भावना का उपयोग करने से क्यों मना किया। उन्होंने कल्पना की कि इसे इंपीरियल परिवार के रहस्य के साथ कुछ करना होगा, इसलिए उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक बच्चा, विशेष रूप से एक शाही बच्चा, इस जगह पर नहीं आएगा सिर्फ देखने के लिए, है ना? बोवेन ने अंदर से सोचा कि उसने गलियारे के उस हिस्से को छोड़ दिया और जेल के प्रवेश द्वार की ओर अपना रास्ता बना लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस ने आत्मा पर हमला करने से पहले अपने परिवेश की जांच की, डेथ बुक को बुलाया। एक काली आभा उसके चारों ओर घिरी हुई थी क्योंकि यह एक धुंधली उपस्थिति में बदल गई थी। देखते ही उसके हाथ पर एक किताब आ गई। यह नोट के दोनों तरफ शुद्ध काला था और कवर पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने किताब खोली और पन्नों को केवल यह देखने के लिए पलटा कि यह शुद्ध सफेद था, धूल के एक भी कण के बिना। उन्होंने फिर से स्विच दबाया, केवल वैगन को अपने दाहिने हाथ को ऊपर और नीचे ले जाते हुए देखा। ईमानदारी से तुम्हारे जैसे के लिए कोई छुटकारे नहीं है। डेविस ने अपना नाम लिखा जबकि वह घृणा महसूस कर रहा था। वह निश्चित रूप से उसे एक बदतर मौत देगा। 3 दिन बाद डेविस अभी भी इंपीरियल जेल के अंदर घूम रहा था, डेथ बुक के साथ प्रयोग कर रहा था। इंपीरियल कैसल में सिंहासन हॉल। लोगान अपने सिंहासन में बैठे थे जबकि क्लेयर उनके बगल में बैठी थी, लेकिन दोनों के चेहरे बेहद गंभीर दिखाई दे रहे थे। 100 मीटर लंबा और चौड़ा होते हुए भी पूरे सिंहासन हॉल में भीड़ बनी रही। लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिनमें मध्यम वर्ग के अधिकारियों से लेकर इंपीरियल पैलेस और सेना के उच्च श्रेणी के अधिकारी शामिल थे। यहाँ का माहौल तनावपूर्ण था। किसी ने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उन्हें बाहर निकाल दिया जा सकता है या सीधे मार दिया जा सकता है। धारा। सिंहासन हॉल के विशाल द्वार को खोलने से की गई एक आवाज गूंजी, जिससे उपस्थित लोग थोड़ा कांप उठे जैसे कि यह अंडरवर्ल्ड की कोई दरार हो। एक बूढ़ा वयस्क, जिसका स्वभाव कमांडिंग था, बड़ी प्रगति के साथ अंदर आया। वह गहरे नीले कवच में ढका हुआ था और उसने अपनी बाहों में अपना भव्य हेडगियर रखा था। वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह 5 अन्य पुरुषों के साथ लाइन में नहीं था जो अलग अलग लेकिन शानदार कपड़ों में पहने हुए थे। उसने फर्श पर एक पैर पर घुटने टेक दिए और अपने हाथों को पकड़ लिया। सम्राट को रिपोर्ट करना। उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, अल्बर्ट साम्राज्य, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, 2 दिन पहले हमलावर ताकतों द्वारा जीत लिया गया है। उसके चेहरे पर पसीने के मोती बन गए। हम रेवेन साम्राज्य और ट्राइटोर साम्राज्य के संयुक्त गठबंधन के आक्रमण के खिलाफ बचाव करने में असमर्थ थे। एक धमाके के साथ, जिसने कई लोगों को झुका दिया, उन्होंने कहा, हमें विशाल खतरे के सामने पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और मैंने कायरतापूर्वक सेना को शाही राजधानी में पीछे हटने का फैसला किया। कृपया इस कायर को मरने दें और इस गलती का प्रायश्चित करें। महाराज। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपनी तलवार को अपने स्कैबार्ड से खींच लिया और उसे अपने दिल में छुरा घोंपने के लिए आगे बढ़ा। धमाका। कहीं से भी मजबूत लेकिन निराकार ऊर्जा नहीं निकली और उसके हाथ से तलवार निकल गई। वह चुपचाप देखता रहा, पता नहीं किसने किया। यह ठीक है, यह सम्राट आपको माफ कर देता है, सुप्रीम आर्मी कमांडर रैंडल लोगान ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ जवाब दिया। हमारी सेना को एक क्रूर और अर्थहीन मौत बनाने के बजाय आपने अपनी प्रतिष्ठा के बदले में इंपीरियल कैपिटल को रणनीतिक रूप से पीछे हटने का आदेश देकर सही विकल्प बनाया। अध्याय 24, घेराबंदी के तहत शाही राजधानी। रंडाल की आंखें नम हो गईं क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से हिल गया था। उसने अपने दिल को कठोर कर दिया और पीछे हटने पर अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करके एक महान बलिदान दिया और उसने अपने अधीनस्थों की देखभाल की ताकि वह उन्हें अर्थहीन मौत न मरने दे सके। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई भी या यहाँ तक कि नया सम्राट उन्हें या पीछे हटने के उनके फैसले को समझेगा। इसलिए जब वह इंपीरियल पैलेस में आया तो वह अपनी विफलता के बदले में अपनी जान लेकर मरने के लिए तैयार था। लोगान जानता था कि रंडाल सेना में एक वफादार कमांडर था। जहां तक उन्हें पता था, उनके इंपीरियल फादर उनकी बहादुरी और साहस के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वह कैसे दयालु और वफादार थे। लोगन यह भी जानता था कि रैंडल के अधीनस्थ उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए उसे खोने का मतलब पहले से ही कमजोर लोरेट साम्राज्य के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सेना का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर होगा। लोगान वर्तमान सम्राट को सिंहासन हॉल में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए की गई गलतियों के लिए रैंडल का सिर काट देना चाहिए था, लेकिन वह यह भी समझ गया कि ऐसा करना मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इससे केवल उसके पुरुषों के बीच असंतोष और अराजकता पैदा होगी। वास्तव में उन्होंने संदेह करना शुरू कर दिया था कि क्या कोई लोग पहले से ही अपने लोरेट साम्राज्य को छोड़ने की योजना बना रहे थे। उस दयनीय हार के बाद सम्राट के सामने अपना चेहरा दिखाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत खुद को दिखाओ। चेहरे की तेज विशेषताओं वाले एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सेना के कमांडर रंडाल को फटकार लगाई। उसका चेहरा तेज लग रहा था, फिर भी उसकी आंखें थोड़ी आलसी थीं, लेकिन फिर भी उसने एक गंभीरता दिखाई जिसने किसी को उसका मजाक उड़ाने का अवसर नहीं दिया। उसके पास हरे हरे बाल थे जो गर्दन की लंबाई लंबे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि कॉल्डन परिवार के वर्तमान प्रमुख हैं, जो 2 नोबल परिवारों में से एक हैं जिन्होंने विद्रोहियों को दबाने के लिए इंपीरियल परिवार का पक्ष लिया। अब ड्यूक इवान कॉल्डन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे महामहिम ने पहले ही उन्हें माफ कर दिया है। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ जवाब दिया। वह डैशिंग लग रहा था और उसके चमकीले लाल बाल थे जो कमर की लंबाई तक गिर गए थे। वह नोलन परिवार के वर्तमान प्रमुख के अलावा कोई नहीं है, 2 महान परिवारों में से दूसरा है जिसने विद्रोह के दौरान शाही परिवार का पक्ष लिया था। HMPH, क्या आप युद्ध के बीच में एक कायर के समर्थन में हैं, ड्यूक जॉन नोलन? ड्यूक इवान कॉल्डन ने सवाल किया। अब आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और कुछ संयम दिखाएं, आप सम्राट ड्यूक कॉल्डन के सामने हैं। हेंड्रिक्सन ने शांति से टोका जैसे कि वह इस तमाशा से थक गया हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ड्यूक इवान कॉर्डन ने चिल्लाया और कुछ और नहीं कहा। वह एक सम्राट से डरता नहीं था जो उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। वह नहीं जानता था कि लोगन पहले से ही वयस्क आत्मा चरण में टूट गया था। अगर वह जानता था तो वह युवा सम्राट के प्रति इस तरह का अनादर करने की हिम्मत नहीं करता। बाकी दो चुप थे जैसे कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वे निर्दयी तलवार संप्रदाय और भेदी ड्रैगन संप्रदाय के नेता थे। दोनों संप्रदाय स्काई ग्रेड संप्रदाय थे, यद्यपि निम्नस्तरीय जिसमें उनके पास केवल एक ही लॉसीड स्टेज पावर हाउस था जो अपने संबंधित संप्रदायों के शीर्ष पर बैठा था। फिर भी वर्तमान इंपीरियल लोरेट परिवार उनसे अलग नहीं था क्योंकि उन्होंने विद्रोह के कारण अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी। एक साम्राज्य के विनाश का उन दो संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उनके पास पहले शाही परिवार से संबंध हैं, इसलिए संभवतः उनके लिए हमलावर साम्राज्यों द्वारा समाप्त होने का मौका होगा। वे यह तय करने के लिए यहाँ थे कि साम्राज्य को इस आपदा को पार करने में मदद करनी है या नहीं। बहुत हो गया। लोगान गूंज उठा। उसकी आवाज ने उपस्थित लगभग सभी को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया क्योंकि वे अवचेतन रूप से चौकस हो गए। उनकी आवाज जादुई थी, साथ ही लहरों के साथ जो उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्यचकित करती थी। वयस्क आत्माचरण। वे पांचों चकित रह गए। फिर उन्होंने झुकते हुए एक स्वर में जवाब दिया, वयस्क आत्मा मंच को तोड़ने के लिए सम्राट को बधाई। पीछे की भीड़ भी गूंज रही थी। लोगान ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। रैंडल, वे वास्तव में शाही राजधानी पर आक्रमण कब करेंगे? उसने सवाल किया। महामहिम को रिपोर्ट करना। हमलावर साम्राज्य एक दिन के भीतर यहां मार्च करेंगे। रंडाल ने अपने ज्ञान के अनुसार जवाब दिया। संचार खो गया था और स्काउट्स ने अब उसे जवाब नहीं दिया। यह सबसे अच्छा जवाब था जो वह अभी दे सकता था। सिंहासन हॉल में क्षणिक सन्नाटा छा गया। यह बुरा है। कोई रास्ता नहीं है कि हम जीवित रह पाएंगे। क्या हमें दौड़ना चाहिए? सिंहासन हॉल के चारों ओर विभिन्न फुसफुसाहट और आत्मा संचरण एक साथ घूम रहे थे। चुप रहो, हेनरिक्सन ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ भयभीत हो गई और अपना मुंह बंद कर लिया। लोगन जानता था कि यह परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है। सबसे अधिक संभावना है, संभावित स्थिति यह है कि उन्हें बाद में साम्राज्य से बचना और पुनः प्राप्त करना होगा। लोगान को लगा जैसे वह अब किसी दलदल में फंस गया है। एक तरफ उसे लगा कि उसे अपने परिवार की रक्षा करनी है चाहे जो भी हो। दूसरी ओर अगर वह बच गया तो उसे लगा कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसके विपरीत काम कर रहा है और मृत्यु के बाद उसके पास अपने पूर्वजों से मिलने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। लोरेट परिवार ने हमेशा नैतिकता और जीत को बहुत महत्व दिया था। कम उम्र से लोगन इन मूल्यों से प्रभावित था। अपने साम्राज्य को लूटने के लिए भागना और छोड़ देना, क्या यह उसकी शिक्षाओं के ठीक विपरीत नहीं है? वो अचानक युद्ध के हॉर्न बजाने की आवाज पूरे इंपीरियल कैपिटल में गूंज उठी। अचानक हर कोई डर गया। एक यादृच्छिक गार्ड जल्दबाजी में कदम उठाते हुए सिंहासन कक्ष के अंदर आया और रिपोर्ट किया, महाराज, यह बुरा है। आक्रमणकारी हमारे उत्तरी द्वार के पीछे आ गए हैं। लोगान के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। इतनी जल्दी? उसने तुरंत क्लेयर को देखा जो चुपचाप उसके बगल में बैठा था, और जब उसने एक आवाज सुनी तो उसका दिल भागने के लिए लगभग आश्वस्त था। महाराज, क्या आप भागने की योजना बना रहे हैं? दोनों संप्रदाय के नेताओं ने ठंडे चेहरे के साथ एक स्वर में पूछा। लोगन चौंक गया। उन्होंने उन दो संप्रदाय नेताओं पर एक चकाचौंध शूट की, उनके चेहरे से कुछ हासिल करने की कोशिश की। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे उसे धोखा देने के परिणामों से डरते नहीं थे। वह जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो ये दोनों उसे कभी भी धोखा दे सकते हैं। वह उन्हें हमलावर साम्राज्यों को खुश करने के लिए शायद अपना सिर सौंपते हुए भी देख सकता था। एक हाथ ने लोगान की हथेली पकड़ ली और वह क्लेयर को उसे खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखने के लिए पीछे मुड़ा। वही मुस्कान जिसने उन्हें उस प्रतिज्ञा को याद दिलाया जो उन्होंने एक दूसरे से शादी करते समय एक साथ ली थी। हम एक साथ रहते हैं और एक साथ मरते हैं। लोगान ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसकी ओर सिर हिलाया। फिर वह उनकी ओर मुड़ा और बड़े गर्व से बोला, भाग जाओ। क्या तुम दोनों मृत्यु से इतने भयभीत हो कि तुम मेरे भागने की संभावना का समर्थन करोगे ताकि तुम बचे हुए निर्लज्ज चेहरों से बचकर बच सको? इस सिंहासन हॉल में दोनों संप्रदाय के नेताओं के चेहरे लाल रंग से चमक उठे, जहां कई लोग उनकी भव्यता देख रहे थे। जब वे शब्दों के साथ जवाबी हमला करने वाले थे तो उन्होंने सम्राट की आवाज को फिर से सुना। मैं युद्ध में जा रहा हूं। यदि आप में हिम्मत है तो मेरा अनुसरण करें, अन्यथा मेरे साम्राज्य से नरक को बाहर निकाल दें। लोगन उत्साह के साथ चिल्लाया और इंपीरियल कैपिटल के उत्तरी द्वार की ओर जाते हुए सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया, जिससे क्लेयर भी पीछे रह गई। दो संप्रदायों के नेताओं के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनमें से अन्य चार भी सम्राट के पीछे चले गए क्योंकि वह एक भव्य स्वभाव के साथ चल रहा था, और यह देखते हुए कि सम्राट स्वयं उनका नेतृत्व कर रहा था, भीड़ स्वचालित रूप से उनके पीछे चल पड़ी। लोगान ने अचानक इंपीरियल सलाहकार हेनरिक्सन को एक आत्मा संचरण भेजा। डेविस और क्लारा के साथ भाग जाओ। अध्याय 25 आक्रमणकारी। हेनरिक्सन ने अपने कदमों में थोड़ा ठहराव लिया लेकिन तुरंत चलते रहे। क्लारा महारानी के क्वार्टर में है जबकि डेविस इंपीरियल जेल में है। सुरक्षित रूप से संरक्षित। बाहर निकलने का मौका ढूंढें, तुरंत उन्हें सुरक्षित करें और बच निकलें। लोगान ने फिर से एक आत्मा संचरण भेजा। युद्ध यह भी था कि उन्होंने और क्लेयर ने डेविस को जेल में जाने की अनुमति दी, उसे कुछ लड़ाई का अनुभव करने के लिए ताकि वह अपनी वर्तमान स्थिति के अनुकूल हो सके। उसने यह नहीं सोचा था कि इससे पहले कि वे उसे वापस पा सकें, मुख्य हमलावर सेना पहले से ही राजधानी में होगी। मुख्य हमलावर सेना की गति उसकी अपेक्षा से अधिक तेज थी। वह जानता था कि यह कई हत्यारों का काम होगा जो अपने स्काउट्स को मार रहे हैं। लोगान ने तुरंत हेनरिक्सन को बताया कि महारानी के क्वार्टर की रक्षा करने वाले गठन को कैसे निष्क्रिय किया जाए। यह गठन किस लिए था, कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता था। लोगान ने फिर अपना सिर घुमाया, जैसे कि जांच कर रहा था कि वर्तमान में कौन उसके पीछे चल रहा था। हेनरिक्सन ने अनजाने में अपना सिर हिलाया, इसलिए किसी ने भी उनकी बातचीत को नोटिस नहीं किया। लोगान की सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के लिए उनकी आत्मा संचरण का पता लगाना बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद उन्होंने उत्तरी गेट की ओर कूच करना जारी रखा। आधे रास्ते में भी हेनरिक्सन अचानक गूंज उठा, महाराज, आपका अधीनस्थ इंपीरियल कैसल में अपने हथियार को भूल गया है और उसके बिना मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। एक बार जब मैं अपना हथियार वापस ले लूंगा तो आपका अधीनस्थ जल्दी से वापस आ जाएगा। क्या क्या आप डरे हुए हैं?
लोगान ने उस पर एक चकाचौंध चलाई क्योंकि उसकी हत्या का इरादा भड़क उठा। क्या आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? मैं हिम्मत नहीं कर सकता महाराज। यदि आप मुझे मरने की आज्ञा देते हैं तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी से खुद को मार डालूंगा। हेंड्रिक्सन कांप गया जैसे कि उसकी योजना को देखा गया था। उनमें से अन्य 5 ने सोचा कि यह अजीब था। उन्होंने सुना कि इंपीरियल सलाहकार हेंड्रिक्सन बहादुर और साहसी थे, साथ ही एक वफादार व्यक्ति भी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस आखिरी क्षण में पीछे हट जाएंगे। तो अपने आप को मार डालो, लोगान ने ठंडे दिल के स्वर में आदेश दिया। हाँ, हेंड्रिक्सन गंभीर रूप से कांप गया। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक सामान्य तलवार निकाली और अपने हाथ को अपनी ओर खींचते हुए उसके दिल पर वार किया। ऊंची धमाका। जब उसकी तलवार शरीर को भेदने के बाद उसके दिल तक आधी पहुंच चुकी थी, तभी किसी तरह की ऊर्जा ने उसके हाथों से तलवार को बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हारी वफादारी जानता हूं। आप अभी जा सकते हैं और जल्दी वापस आ सकते हैं क्योंकि हमें इस युद्ध में आपकी ताकत की जरूरत है। लोगान ने जवाब दिया, उसका चेहरा अभी भी ठंडा है। हाँ महाराज। हेंड्रिक्सन तब अपनी छाती में घाव को ठीक करते हुए इंपीरियल कैसल में चले गए। क्या यहाँ कोई अपने हथियार वापस लेना चाहेगा? लोगान ने उदासीन चेहरे के साथ पूछा। वह हत्या के इरादे से एक घने इरादे का उत्सर्जन कर रहा था जिसने अन्य 4 को अपना मुंह बंद कर दिया। लोगन ने तब यात्रा करना जारी रखा जबकि अन्य पीछे चले गए। क्या यह उपयोग करने के लिए एक कमजोर कारण नहीं था? लेकिन उसके कार्यों के लिए धन्यवाद, मैं उसे बिना किसी संदेह के सफलतापूर्वक बाहर भेजने में सक्षम था। प्लेटफॉर्म से उड़ान भरना शुरू करते समय लोगान थोड़ा मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। घूमने वाले कोर स्टेज किसान उड़ान भरने में सक्षम थे। आखिरकार यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि लोगन लॉ सीड स्टेज पर है, जो सार इकट्ठा करने की खेती का 5वां चरण है। उसकी गति मात्र परिक्रामी कोर कृषकों तक पहुंचने से भी अधिक थी। चलो जल्दी करो। वह गूंज उठा और उत्तरी द्वार की ओर बढ़ गया। 10 मिनट बाद हेंड्रिक्सन ने इंपीरियल कैसल के लिए अपना रास्ता बनाया और अपनी विशेषताओं को कवर करने वाले काले कपड़े पहने चुपके से बाहर निकलने से पहले अपने कमरे में चले गए। वह महारानी के क्वार्टर के सामने पहुंचा और छिपे हुए विशेषज्ञों और नौकरानियों को बाहर निकाल दिया। वह अंदर गया और क्लारा को अपनी बाहों में ले लिया। क्लारा सो रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और रोया। उसने उसे एक काली चादर से ढक दिया और फिर बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने प्रकाश की एक चमक देखी। विकल्प सूचक। उनके सिर पर एक अंधा प्रकाश गिरा। हेंड्रिक्सन तुरंत नीचे गिर गए। वह तेजी से पीछे हट गया और हमलावर की पोशाक देखी। हत्यारा है ना? अच्छी तरह से बच गया। हत्यारे का स्वर आश्चर्यचकित लग रहा था। भाई, क्या आप उस शाही बच्चे का भी अपहरण करने के लिए यहाँ हैं? हाँ, हेंड्रिक्सन ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। हे, आप निश्चित रूप से दयालु हैं, केवल उन गार्डों को बाहर निकाल रहे हैं। उवा। क्लारा, जो हेंड्रिक्सन की बाहों में थी, जाग रही थी और वह तुरंत अपने आसपास के अजीब लोगों को देखकर रोने लगी। भाई, बस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए यह मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चाहे कचरा मेरा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हेंड्रिक्सन ने तुरंत अपनी बेशकीमती तलवार निकाली। उन्होंने अपनी पीक लेवल सिल्वर स्टेज युद्ध आभा जारी की जिसने एक भयानक शक्ति का प्रसार किया। हत्यारा स्पष्ट रूप से झुका। भाई, यह एक गलतफहमी है, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं और हमारे पास होगा। बूम। हेंड्रिक्सन ने तुरंत उसके बीच की दूरी तय की और अपने हमले का परिणाम भी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने जल्दबाजी में इंपीरियल कैसल और जेल से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। क्या उन्हें पता चला कि पहला राजकुमार कहाँ है? यह बुरा है। लोगान लोरेट, अब यहाँ से बाहर निकलो और हमारे सम्राट का सामना करो। लोगान लोरेट, तुम कायर हो, अब यहाँ बकवास करो। कायर सम्राट, अपने आप को दिखाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इंपीरियल कैपिटल के उत्तरी द्वार के पीछे विभिन्न प्रकार की चीखें सुनी गईं। 2 हमलावर साम्राज्यों के सहयोगी योद्धा विभिन्न उकसावे को बाहर फेंक रहे थे। वे डरते नहीं थे क्योंकि उनके अपने साम्राज्यों के 2 सम्राट उनके पीछे खड़े थे। हाँ, ऐसा लगता है कि हम कई हताहतों के बिना इस युद्ध को जीतने में सक्षम होंगे। एक हार्दिक हंसी सुनाई दी। निश्चित रूप से, क्या हमने इस प्रयास के लिए सहयोग नहीं किया? एक भयानक हंसी सुनाई दी, लेकिन यह लगभग भ्रष्ट लग रहा था। दिल से हंसने वाला आदमी उभरी हुई बाहों के साथ मोटा लेकिन मजबूत लग रहा था। उसकी जांघों पर 2 सुरुचिपूर्ण सुंदरियां थीं। वह उनके साथ छेड़खानी करते हुए और युद्ध के बारे में टिप्पणी करते हुए उनकी कमर पकड़ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रेवेन साम्राज्य के वर्तमान सम्राट माइक रेवेन है। दूसरा आदमी जो आसानी से हंसता था, पतला और चालाक लग रहा था। उसने सिर्फ मोटे आदमी को ये 2 सुंदरियां प्रदान की, या तो मोटे सम्राट के साथ अपने रिश्ते को समृद्ध किया या कुछ साजिश रची। वह कोई और नहीं बल्कि ट्राइटर साम्राज्य के सम्राट किंग ट्राइटर हैं। 2 जिन्होंने मेरे साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत की। बाहर आओ। गुस्से में एक क्रोधित आवाज जोर से सुनी जा सकती थी क्योंकि यह पूरी सेना के माध्यम से गूंज रही थी। वह यहाँ है। सम्राट रेवेन के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आवाज दी। ओह, मैं अब इन सुंदरियों का आनंद कैसे ले सकता हूँ? उनकी टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती। सम्राट रेवेन के चेहरे पर असंतोष अंकित था। सम्राट रेवेन बाद में इन सुंदरियों का आनंद ले सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये उपहार आपके समय के लायक होंगे। एक कामुक महिला जो खुले कपड़े पहने हुए थी, एक आकर्षक आवाज के साथ अंदर आ रही थी। वह सम्राट ट्राइटर के बगल में थी। हाँ, तुम सही कह रही हो मेरी बहू। सम्राट रेवेन हंसे। वे चारों एक साथ बाहर निकले और उत्तरी गेट के पास हवाई क्षेत्र में लोगन और उसके अधीनस्थों को देखा। हाँ, छोटे सम्राट, आप निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं। वयस्क आत्मा चरण लगभग 30 साल का है, जेजे। दोनों सम्राटों ने खुशी से जवाब दिया, फिर भी उन्हें आंतरिक रूप से राहत मिली कि उन्होंने यह कदम जल्द ही उठाया था। अन्यथा क्या यह खजाना, जिसे लोरेट साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, कुछ वर्षों के बाद उनकी नजरों और हाथों से बाहर नहीं होगा? उन्होंने कहा, नमस्कार, मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं रेवेन साम्राज्य का सम्राट माइक रेवेन हूँ। सम्राट रेवेन ने खुद को लोरेट सम्राट के सामने पेश किया। उसके बाद किंग ट्राइटर ट्राइटर साम्राज्य के सम्राट। लोगान ने उन 2 लोगों को देखा जो विपरीत दिखते थे, फिर भी एक ही स्वभाव रखते थे। वह ठंडे सवाल किए बिना नहीं रह सका। क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती, एक साम्राज्य को हराने के लिए मिलकर जो विद्रोह के दौरान पहले ही अपनी ताकत खो चुका है? शर्म की बात है।
क्या आप इसे खा सकते हैं? क्या आप इसे खेती के संसाधनों में बदल सकते हैं? हे, अपनी बकवास बंद करो, छोटे सम्राट। सम्राट रेवेन मजाक उड़ाते हुए हंसे। जे हमारे पास शर्म है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें हमला करना चाहिए जब आप ठीक हो जाते हैं और मजबूत होते हैं, भोले होते हैं? यह मजबूत लोगों की दुनिया है और कमजोर लोग केवल भीख मांग सकते हैं। सम्राट ट्राइटोर कुटिलता से मुस्कुराया। ओह, आप दोनों को लगता है कि आप इस लाइनअप के साथ हमें हरा सकते हैं? यह मत सोचो कि आप एक टुकड़े में छोड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षित होंगे। लोगान ने अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ थूक दिया। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हर कोई, मैं माइक रेवेन, किसी को भी नष्ट नहीं करेगा जो लोरेट सम्राट की मदद नहीं करता है। वास्तव में मैं तुम्हें लूटे गए धन से सम्मानित करूंगा। इसके बारे में कैसे? उसके पीछे कौन है? सम्राट रेवेन ने लोगान के पीछे लोगों को एक लालची लुक दिया। लोगन इस सटीक क्षण का भी इंतजार कर रहा था। वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन यह देखना चाहता था कि कौन और सभी इस निराशाजनक युद्ध में उसे छोड़ने का विकल्प चुनेंगे। लेकिन इस पल में उन्होंने और क्लेयर ने महसूस किया कि डेविस पर उनके द्वारा छोड़े गए आत्मा के निशान मिटा दिए जा रहे हैं, उनके भाव निराशा में कम हो रहे हैं। अध्याय 26 अपहरण। लोगन और क्लेयर ने अपनी आंखों में आशंका के साथ एक दूसरे को देखा। आत्मा के निशान के गायब होने का मतलब केवल यह हो सकता है कि डेविस या तो मर गया था या उन्होंने अपनी आत्मा पर जो आत्मा का निशान लगाया था उसे किसी विधि से मिटा दिया गया था। लोगान ने जो आत्मा चिन्ह छोड़ा था वह अपेक्षाकृत सौम्य था। डेविस की आत्मा में भारीपन या प्रतिबंध का एक औंस नहीं छोड़ रहा था। इसलिए आत्मा के निशान को किसी भी तीसरे चरण के सोल फोर्जिंग कल्टीवेटर्स द्वारा बिना किसी परेशानी के आसानी से निपटाया जा सकता है। लोगान और क्लेयर स्पष्ट रूप से कांप रहे थे। डेविस की भलाई देखने के लिए दौड़ना चाहते थे, फिर भी अब वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि हेनरिक्सन ने डेविस को समय पर बचा लिया था। एक आवाज आने से पहले एक पल का मौन था। क्या आप निर्दयी तलवार संप्रदाय और भेदी ड्रैगन संप्रदाय को नहीं छूने का वादा करते हैं? लोगन के पीछे जो दो संप्रदाय नेता थे वे एक साथ आगे आए। बेशक मैंने महाद्वीप भर में आपके प्रसिद्ध नामों के बारे में सुना है, संप्रदाय नेता हेयन और संप्रदाय नेता पेड्रो। ठीक है, फिर हम इसे बाहर बैठेंगे। निर्दयी तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता हेयन ने स्वीकार किया और वापस ले लिया। महाराज, इसे विश्वासघात नहीं माना जाता है क्योंकि हम सिर्फ साइडलाइन से देखने जा रहे हैं। परिणाम हमें चिंतित नहीं करता है क्योंकि हम इस झंझट से बाहर रह रहे हैं। पियर्सिंग ड्रैगन संप्रदाय के संप्रदाय नेता पेड्रो ने अपने रास्ते से हटने के दौरान कुछ तुच्छ कारण दिए। लोगान ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली और बस दोनों सम्राटों को ठंडे ढंग से देख रहा था। कोई और? हमारा वादा अभी भी कायम है और हम निश्चित रूप से किसी पर भी हमला नहीं करेंगे जो इस युद्ध से बाहर रहता है। सम्राट रेवेन को अभी भी कुछ लोगों से दलबदल की उम्मीद थी क्योंकि वह दो नोबल परिवार के प्रमुखों में कुछ हिचकिचाहट देख सकता था। दो नोबल परिवार के प्रमुख ऐसे लग रहे थे जैसे वे गहरे चिंतन में थे। कुछ सेकंड के विचार के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और घोषणा की, हम लोरेट साम्राज्य के साथ खड़े होंगे, इसलिए हमारे साम्राज्य की रक्षा के लिए हमारे रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। हम दो नोबल परिवार के प्रमुखों को अस्वीकार करने की उम्मीद नहीं करते हुए सम्राट रेवेन ने नाराजगी जताई। हाँ हाँ हाँ। लोगन दिल खोलकर हंसे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन उसने उम्मीद बनाए रखी। आखिरकार तीनों परिवारों ने एक साथ विद्रोह को पार किया। सम्राट रेवेन, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ विद्रोह को पार किया है वे साम्राज्य या मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं? अगर वे विश्वासघात करना चाहते थे तो वे विद्रोह के दौरान बहुत पहले ऐसा कर चुके होते। लोगान ने उदासीन रूप से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? तो क्या? मेरे पास अभी भी एक प्रस्ताव है। ओह छोटे सम्राट, हम दोनों जानते हैं कि हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर हम लड़ते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह लड़ाई कौन जीत सकता है। सम्राट राइटर ने अचानक कहा। अरे, यह क्या है? क्या आप पीछे हट रहे हैं? लोगान चिल्लाया। यह हम नहीं हैं जिन्हें पीछे हटने की जरूरत है, लेकिन आप। सम्राट रेवेन ने क्लेयर पर एक नजर डाली जो लोगान के बगल में था। हम? यह क्या है? क्या महारानी गर्भवती नहीं है? क्या एक खुशी की बात? क्या आप मरने से पहले अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते और दुर्व्यवहार करते देखना चाहते हैं? सम्राट राइटर चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। हिम्मत है। लोगान ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्मा संचरण प्राप्त हुआ जिससे उसे रोकना पड़ा। प्रिय, मत जाओ। वे आपको उकसा रहे हैं। क्लेयर मन ही मन चिल्लाई। उसका पेट थोड़ा फूला हुआ था क्योंकि उसके गर्भ के अंदर एक बच्चा बन रहा था। लोगान रुक गया, लेकिन इन दो सम्राटों के प्रति घृणा से भरी एक नजर डाली। वह केवल इस अपमान को निगल सकता था। यदि वह लड़ने के लिए बाहर जाता है तो एक उसे वापस पकड़ लेगा जबकि दूसरा क्लेयर के साथ कुछ बुरा कर सकता है। यही कारण है कि मुझे एक विचार आया है। हम एक खेल क्यों नहीं खेलते? हम अपनी सेनाओं को एक दूसरे से लड़वाते हैं। यदि आपका पक्ष जीतता है तो हम तुरंत इस साम्राज्य से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो लोरेट साम्राज्य को हमें सौंप दें। आप देखते हैं, हम सुंदर महिलाओं से भरी इस खूबसूरत राजधानी को लूटना नहीं चाहते हैं। सम्राट राइटर कुटिलता से हंसे। क्या अंत पहले से ही स्पष्ट नहीं है? तुम निश्चित रूप से जीतेंगे। यह खेल किस लिए है? और अपमान? लोगान ने अपने दांत किरकिरा कर लिए और गुस्से में चिल्लाया। आप इस खेल के लिए तैयार हैं या नहीं? दोनों सम्राट आगे हंसे, स्पष्ट रूप से लूटे गए धन का आनंद लेने से पहले उसे अपमानित करना चाहते थे। लोगान ने अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखों से क्रोध और घृणा की लपटें उगल रही थीं। यदि वह एक कदम उठाता है तो वह बिना किसी संदेह के क्लेयर को अलविदा कह सकता है, लेकिन अगर वह एक कदम नहीं उठाता है तो उसकी सेना नष्ट हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मैं अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए गर्व से मरने में सक्षम हो जाऊंगा। भोला, मैं बहुत भोला था। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मैं एक सम्राट की विफलता हूं। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ते हुए अपनी उंगलियों से इतना दबाव डाला था। वह बेरहमी से उन्हें टुकड़ों में हैक करने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए शक्तिहीन था। इस समय उन्हें हेनरिक्सन से ध्वनि संचरण प्राप्त हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? ओह, क्या मेरे द्वारा भेजे गए हत्यारे सफल हुए?
चिंता मत करो, अगर तुम खेल को स्वीकार करोगे और जीतते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को रिहा कर दूंगा। क्लेयर 1 सेकंड के लिए स्तब्ध हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, वह उन दोनों के बीच बातचीत सुनकर बुरी तरह चीख पड़ी। नहीं, क्या मैं उसे फिर से खो दूंगा? मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। यह नहीं हो रहा है, नहीं 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 नहीं। हवा में मंडराते हुए उसे लगभग मानसिक रूप से टूटना शुरू हो गया था। लोगान ने अपने दांतों को पीसा क्योंकि वह चाहता था कि वह उनकी लाशों को मार सके और 10,000 टुकड़ों में काट सके। वह चाहता था कि वह उन्हें इस दुनिया में हर उपलब्ध यातना विधि के अधीन कर सके। महाराज, मुझे और मेरे अधीनस्थों को साम्राज्य के लिए अपना जीवन छोड़ने की अनुमति दें। उसके पीछे एक आवाज सुनी जा सकती थी। उन्होंने कमांडर रैंडल को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखने के लिए पीछे जांच की। तुम सब मर जाओगे, लोगान ने जवाब दिया। उसकी आवाज भारी और दुखी थी। रैंडल ने कहा, मुझे पता है, हम सिर्फ महामहिम से अनुरोध करते हैं कि हमें युद्ध के मैदान में खुद को साबित करने का मौका दें कि हम कायर नहीं हैं जो हमारे दुश्मनों का सामना किए बिना भागेंगे। कृपया हमें वह सम्मान वापस पाने दें जो हमने अल्फ्रेड साम्राज्य में खो दिया था। लोगन द्रवित हो गया। उन्होंने इस दृश्य को अपने दिल में अंकित कर लिया क्योंकि वह उन दो सम्राटों को देखने के लिए पीछे मुड़े और दृढ़ता से कहा, मैं सहमत हूं। अच्छा, चलो वापस बैठें और अपने दिल की सामग्री के लिए इस शो का आनंद लें। सम्राट ट्राइटर अपने शिविर की ओर लौटते हुए हंसे। 2-500-000 सैनिकों की एक सेना ने इंपीरियल कैपिटल के बाहर मार्च किया। रेवेन साम्राज्य में 1,000,000 सैनिक थे, जबकि ट्राइटोर साम्राज्य में लगभग 1,500,000 सैनिक थे। वे सभी कृषक थे और उनमें से अधिकांश पहले चरण में थे, जबकि उनमें से कुछ दूसरे चरण में थे और बहुत कम तीसरे चरण में थे। सबसे अधिक संभावना कप्तान और कमांडर थे। जहां तक उनके सुप्रीम कमांडरों का सवाल है, शायद वे चौथे चरण में थे। सैनिकों को ज्यादातर एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में प्रशिक्षित किया जाता है और दूसरा बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन में। इसलिए उनकी आत्मा फोर्जिंग साधना को बहुत अधिक अस्तित्वहीन या बेहद कमजोर कहा जा सकता है। सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल एक लग्जरी थे और शायद ग्रैंड सी महाद्वीप में 95% से अधिक आबादी के पास इसकी पहुंच नहीं है। इसलिए सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में प्रशिक्षण के लिए स्थिति, धन, प्रतिभा और भाग्य की आवश्यकता थी। अपने लाइनअप को देखते हुए लोरेट साम्राज्य के अधिकांश लोगों ने महसूस किया कि उनके दुश्मनों ने शायद अपने साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए अपने साम्राज्यों में बड़े पैमाने पर भर्ती की, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मामला सच था या नहीं। रेवेन साम्राज्य के सैनिक काले कवच में पहने हुए थे, जबकि ट्राइटर साम्राज्य के सैनिक लाल भूरे रंग के कवच में पहने हुए थे। 1,000,000 सैनिकों की एक सेना इंपीरियल कैपिटल के द्वार के बाहर खड़ी थी। वे लोरेट साम्राज्य के सैनिक थे। वे नीले कवच में पहने हुए थे और युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति भव्य और भारी थी, लेकिन उनके समकक्ष ने उन पर भारी उपस्थिति और दबाव जारी किया, जिससे उनका साहस और युद्ध का अनुभव लगभग बेकार हो गया। लोरेट साम्राज्य की सेना लाइनअप हमलावर साम्राज्य के समान थी, जिसमें सर्वोच्च सेना के कमांडर रैंडल को छोड़कर केवल तीसरे चरण तक के विशेषज्ञ थे। किसानों से भरा युद्ध एक नश्वर युद्ध की तरह नहीं था। जिसने भी सबसे बड़ी मुट्ठी धारण की वह जीत गया, लेकिन लोरेट साम्राज्य में केवल एक ऐसा व्यक्ति था, जबकि अन्य दो साम्राज्यों के पास कई थे। ओह, यह बहुत दयनीय है, हम मैदान में कुछ क्यों नहीं जोड़ते? सम्राट रेवेन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। आप सही कह रहे हैं, जीजे। छोटे सम्राट, आप अपने लिए लड़ने के लिए शाही राजधानी से लोगों को बुला सकते हैं। तीसरे चरण से नीचे के किसी भी व्यक्ति का स्वागत है। सम्राट ट्राइटर ने आग की लपटों में घी डालने का काम किया। लोगन के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। साम्राज्य के लोगों को शामिल करना मना था क्योंकि मनोबल गिर जाएगा और यहां तक कि उसके अपने लोग भी दलबदल कर सकते हैं। न केवल वह हंसी का पात्र बन जाएगा, बल्कि अन्य सभी साम्राज्य एक ही समय में उसे धोखा दे सकते हैं। लोगान के शिष्य कांप रहे थे क्योंकि वह देख सकता था कि यह युद्ध है, पूरी तरह से निराशाजनक। अध्याय 27 नरसंहार। तीनों साम्राज्यों की संबंधित सेनाओं ने खुद को विभिन्न युद्ध संरचनाओं में इकट्ठा किया जो युद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे और समय समय पर एक भव्य युद्ध घोष करते थे, जैसे कि वे एक दूसरे की क्षमता को मापते थे। लोरेट सेना ने उत्तरी द्वार की दीवारों पर खुद को मजबूत किया। गेट के सामने भी ग्राउंड ट्रूप्स लगाए गए थे। विभिन्न मैजिकल बीस्ट माउंट का भी उपयोग किया गया था, जो घुड़सवार सेना और हवाई सैनिकों को बीच हवा में उड़ते थे, जो युद्ध के मैदान के दृश्यों को देखते थे। रेवेन सेना ने उत्तरी गेट के पश्चिम मोर्चे पर कब्जा कर लिया, जबकि ट्राइटोर सेना ने उत्तरी गेट के पूर्व मोर्चे पर कब्जा कर लिया। यह गठन स्पष्ट रूप से दोनों तरफ से लोरेट साम्राज्य पर हमला करने के लिए जारी रहा, उन्हें नीचे गिरा दिया। आखिरकार अगर लोरेट सेना को गार्ड से पकड़ा जाता है तो वे दोनों तरफ से उन्हें सफलतापूर्वक किनारे कर सकते हैं। इंपीरियल कैपिटल की दीवारों के ऊपर कई विशेषज्ञ भी थे जो अपनी इंद्रियों से युद्ध का अवलोकन कर रहे थे। बूम बूम बूम, युद्ध के ढोल पूरे युद्ध के मैदान में गूंजने लगे, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत था। संबंधित सेनाओं के प्रत्येक कमांडर ने कार्यभार संभाला और सैनिकों को युद्ध में नेतृत्व किया। उत्तरी द्वार के शीर्ष पर एक अस्पष्ट कोने में काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति का सिलहूट देखा जा सकता था। सिलहूट हवा में ऊपर इन लोगों की बातचीत सुन रहा था। इसकी आंखें लाल रंग की थीं क्योंकि यह युद्ध के मैदान के चारों ओर स्कैन किया गया था। इसमें एक जानलेवा प्रकाश निवास कर रहा था। उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। तुम वही हो जो आक्रमण करने आए थे, इसलिए मुझसे किसी भी दया की उम्मीद मत करो। इसने आशा से भरे युद्ध के मैदान को देखा और धीमी लेकिन घृणित आवाज में कहा, मर जाओ। धमाका। दिल की धड़कन की एक बड़ी आवाज, जैसे कि एक तेज जोरदार गड़गड़ाहट, पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। पूरे युद्ध क्षेत्र में पीड़ा की कई चीखें गूंज रही थीं क्योंकि 2 मिलियन से अधिक सैनिकों ने अपने घुटनों पर गिरने के बाद अपनी छाती को पकड़ लिया था। मैजिकल बीस्ट माउंट्स पर सवार लोग जमीन पर गिर गए और कई हवाई सैनिक जो ऊपर थे सतह की ओर गिर गए। 1 सेकंड बाद हर कोई जमीन पर गिर गया, एक खंभे की तरह जिसने अपनी नींद खो दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध के मैदान में पूर्ण चुप्पी थी और कोई भी जीवित बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं एक संक्षिप्त क्षण के लिए नरक में गिर गई थीं, मौन लेकिन घातक। युद्ध के मैदान में कोई खून और कोई आवाज नहीं बची। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। दो सम्राट जो इतने उत्साहित थे अब डर से कांप रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए थे। वे कुछ भी पता नहीं लगा सके क्योंकि उनकी सेना को पलक झपकते ही मार दिया गया था।
लोगान, जो निराशा में था, अचानक उत्तेजना से कांप गया, भले ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी उत्तेजना का कारण यह था कि वह देख सकता था कि उसकी सेना को किसी कारण से निशाना नहीं बनाया गया था। लोगन मूर्ख नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने हाथों को एक उछाल के साथ पकड़ लिया क्योंकि हवा उनकी शक्ति से गूंज रही थी और अत्यंत सम्मान के साथ हवा में झुक गए। वरिष्ठ, यह नीच सम्राट आपकी सहायता के लिए बेहद आभारी है। क्या मुझे अपने लोरेट साम्राज्य के इंपीरियल कैसल में आपको आमंत्रित करने का सम्मान है? फिर से चुप्पी, पूर्ण चुप्पी। कुछ सेकंड बीत गए, फिर भी कोई जवाब नहीं था, और कुछ मिनट बाद अभी भी कोई जवाब नहीं था। यहां मौजूद वे सभी एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी थे, फिर भी किसी ने शांत वातावरण को बाधित करने की हिम्मत नहीं की। अभी भी कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। दोनों सम्राटों ने राहत की सांस ली जबकि लोगन मुस्कुराया जैसे कि उसके दिल से एक बोझ दूर हो गया हो। निर्दयी तलवार संप्रदाय और भेदी तलवार संप्रदाय के नेता, क्या आप अभी भी साइडलाइन से देखने जा रहे हैं? लोगान ने धीरे से पूछा। वे दोनों तुरंत उसके पीछे आए और जल्दी से संदेश दिया। सम्राट, हमने आपको धोखा नहीं दिया। हमने केवल अपने दिमाग में अपने संप्रदायों की सुरक्षा के साथ काम किया। हाँ हाँ, हमारे पास विश्वासघात का कोई विचार नहीं था और हम केवल दूसरे पक्ष में शामिल होने के बजाय इसे बाहर बैठे थे। लोगन ने उन्हें एक मनोरंजक नजर से देखा और ठंड से चिल्लाया। वह उन्हें अभी दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए वह पीछे मुड़ा और अपने चेहरे पर एक शानदार अभिव्यक्ति के साथ दोनों सम्राटों को देखा। है ना, तुम दो अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हो? क्या आपकी सेनाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई हैं? जल्दी करो और स्क्रैम करो। लोगान दिल से हंसा, उसे अभी भी उन्हें मारने जैसा महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण था। आप हमारे सामने घमंडी होने की हिम्मत मत करो। हम बाद में इस अपमान को फिर से संबोधित करेंगे। ओह, आप कह रहे हैं कि आप एक लड़ाई लेने जा रहे हैं? वरिष्ठ, सम्राट रेवेन और सम्राट राइटर का चेहरा बदल गया। उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और उनमें से 4 तुरंत जीवित दल के साथ अपने अपने साम्राज्यों की दिशा में चले गए। वे तुरंत चले गए क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह सीनियर अभी भी लोरेट साम्राज्य के हवाई क्षेत्र में था, उन्हें ठंडी और उदासीन आंखों से देख रहा था। उनका नुकसान बहुत अधिक था और उन्होंने अपना पूरा सैन्य कौशल खो दिया है और अब अन्य सभी साम्राज्यों के लिए कमजोर हैं। इसलिए यदि वे अपने संबंधित साम्राज्यों में वापस नहीं आते हैं तो उन्हें उसी तरह का भाग्य भुगतना पड़ेगा जैसा कि एक बार लोरेट साम्राज्य ने किया था, अन्य साम्राज्यों द्वारा आक्रमण किया गया था। क्लेयर ने लोगान को अपने चेहरे पर गलत भाव के साथ देखा। लोगान को तुरंत याद आया कि उन 2 साम्राज्यों ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया था। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लानत है। मैं उन्हें हराने के बारे में सोचकर बहुत डूब गया था। मैं डेविस के बारे में भूल गया। दुख, अत्यधिक खेद। वह 2 साम्राज्यों पर अपनी जीत से आत्मसंतुष्ट होने के लिए अभी पूरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्लेयर जानता था कि वह अस्थायी रूप से भूल गया था, फिर भी उसने उसे दोषी नहीं ठहराया। उसने सोचा कि शायद सम्राट होने का यही मतलब था, युद्ध के समय केवल अपने साम्राज्य की परवाह करना। चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसके साथ लौटूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता तो क्लारा की देखभाल करें। लोगान तुरंत उन 2 सम्राटों का पीछा करते हुए निकल गया जो उससे कम 1000 मीटर से अधिक दूर चले गए थे। मत जाओ, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। क्लेयर चिल्लाया और उसके पीछे चलने की कोशिश की। उसने अपना दिल कठोर कर लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा या उसे जवाब नहीं दिया। 2 परिवार के प्रमुखों और अन्य जो वहां थे ने तुरंत क्लेयर को सम्राट का पीछा करने से रोक दिया। उन्हें लोगान से आत्मा संचरण प्राप्त हुआ ताकि वे केवल उसे वापस पकड़ सकें और उसकी रक्षा करने की कोशिश कर सकें। जब वह आधे रास्ते पर था तो उसे हेंड्रिक्सन से ध्वनि संचरण प्राप्त हुआ, कुछ मिनट पहले, जबकि हेंड्रिक्सन ने क्लारा को सुरक्षित कर लिया था। इंपीरियल जेल में डेविस अभी भी कैदियों पर प्रयोग कर रहा था जब उसे पता नहीं था काले वस्त्रों में एक सिलहूट ने जेल में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार के आगे कोई पहरा नहीं था। सिलहूट ने प्रवेश किया और खोजना शुरू कर दिया। यह विभिन्न गलियारों से होकर गुजरा जब अचानक एक आवाज आई, मैं अपने साथियों का बदला लूंगा। विकल्प सूचक। सिलहूट ने आसानी से हमले को चकमा दे दिया और एक छिपी हुई लेकिन मजाकिया आवाज के साथ टिप्पणी की, ओए, अगर आप हमला करने जा रहे हैं तो कम से कम इसे चुपके से करें। हे अभागे हत्यारे, मर जाओ। बोवेन ने हत्यारे पर अपनी तलवार को उग्र रूप से मारा। उन्हें विशेष साधनों के माध्यम से जेल के अंदर से एक एक करके अपने साथियों को मरते हुए देखकर गहन अफसोस महसूस हुआ। सिलहूट उसकी उग्र पलकों को चकमा देता रहा। हत्यारे ने अचानक एक उद्घाटन देखा और बोवेन को अपने पेट में लात मार दी। बोवेन ने महसूस किया कि जब उसे उड़ते हुए भेजा गया तो उसका पेट फड़क रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि हत्यारा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। डेविस पास था, इसलिए उसने हंगामा सुना और जांच करने आया। है ना, डेविस को पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने काले वस्त्रों में सिलहूट देखा उसे आभास हो गया कि क्या हो रहा था। ओह, बच्चा यहाँ है, भाग्यशाली है। हत्यारा बिना परवाह किए हंसने लगा। आप कौन हैं श्रीमान? डेविस ने अपने चेहरे पर एक निर्दोष भाव के साथ पूछा। डेविस प्रिंस हलोपा। बोवेन ने अपने दांतों को किरकिरा किया और चिल्लाया क्योंकि उसने डेविस की रक्षा करने में सक्षम होने में सभी आशा खो दी थी। अध्याय 28 इसे नकली बनाना। अध्याय 28 इसे नकली बनाना। तुम चुप रहो। हत्यारे ने उसके शरीर को घुमाया और बोवेन के सिर पर लात मारी जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। है ना, तुमने उसे क्यों पीटा? डेविस ने अपने चेहरे पर एक भयभीत भाव प्रकट किया, लेकिन वह बता सकता था कि कोई अब उसे निशाना बना रहा था। हाँ हाँ प्रिंस डेविस, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे शाही पिता ने तुम्हें बचाने का काम सौंपा है और यह गार्ड मुझे तुम्हें यहाँ से दूर नहीं ले जाने देगा। मेरा नाम ताइके है। हत्यारे ने अपना फन हटा दिया। उनके पास एक सुंदर चेहरा था जिसने उन्हें बहुत आसान बना दिया। क्या यह सच है? लेकिन मेरे शाही पिता को मुझे बचाने की आवश्यकता क्यों है? डेविस ने पूछताछ की। आप महामहिम को नहीं जानते? हमारे लोरेट साम्राज्य और 2 अन्य साम्राज्यों, रेवेन साम्राज्य और ट्राइटोर साम्राज्य के बीच युद्ध 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। सच में? क्या मेरे शाही पिता जीत पाएंगे? डेविस ने चिंतित होकर पूछा।
अंदर से वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह आखिरकार जानता था कि क्या था और अभी भी इतने लंबे समय से अपने माता पिता को परेशान कर रहा है। उन्होंने पहले भी पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने आश्चर्यजनक रूप से इसका एक शब्द भी नहीं छोड़ा। आधुनिक पृथ्वी के विपरीत जानकारी को आसानी से दबाया जा सकता था जब तक कि लोग दूसरे तरीके से देखते थे, और शाही महल एक संलग्न स्थान था जहां जानकारी को आसानी से निहित किया जा सकता था या पीतल के आधार पर बाहर निकाला जा सकता था। कोई रास्ता नहीं है कि हमारा सम्राट दो साम्राज्यों के खिलाफ जीतने में सक्षम होगा, यही कारण है कि हम भागने जा रहे हैं, टाइके ने समझाया। ओह, ठीक है, तो पिताजी ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेजा था। हाँ, डेविस ने तालियां बजाईं। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने पूरी तरह से उस पर विश्वास किया था। हाँ महाराज, चलो चलते हैं, टाइके ने समान रूप से प्रोत्साहित किया, लेकिन अंदर से व्यंग्य किया, और उसे सस्ती चालों के साथ एक राजकुमार को फंसाने में कुछ हद तक आनंद आया। ठीक है, डेविस मुस्कुराया क्योंकि उसने टाइके का हाथ अपनी इच्छा से पकड़ा था। टाइके लगभग हंसे, लेकिन उन्होंने अपना आपा बनाए रखा और राजकुमार को देखकर ताजा होकर मुस्कुराया। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे पिता पुत्र हों, एक दूसरे का हाथ थामे खुशी से चल रहे हों। टायक ने राजकुमार को चिढ़ाने की इच्छा महसूस की। उन्होंने नहीं सोचा था कि उच्च स्थिति के बच्चे को धोखा देना इतना नशेड़ी और आसान हो सकता है। उसके होंठ थोड़ा हिल रहे थे, अपने स्वयं के मुखौटे को हटाना चाहते थे ताकि वह राजकुमार के चेहरे पर बेवकूफ अभिव्यक्ति देख सके। एक योजना के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। जब वे प्रवेश द्वार पर थे, टाइके ने अचानक कहा, आह, युवराज, मुझे बस याद आया कि मुझे हमलावर साम्राज्यों द्वारा भेजा गया था, न कि आपके शाही पिता द्वारा, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। डेविस ने एक आश्चर्यजनक ध्वनि और एक अभिव्यक्ति बनाई जिसमें कहा गया था कि वह उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। टायक धीरे धीरे मुड़ा, उसका चेहरा निशान से भर गया, जबकि अब सुंदर नहीं दिख रहा था। वह राजकुमार के चेहरे पर आतंक देखना चाहता था ताकि वह आखिरकार उसे बाहर निकालने और उसका अपहरण करने के लिए आगे बढ़ सके। डेविस ने अचानक एक मजाकिया अभिव्यक्ति दी, उसके होंठ एक मुस्कान में सुडौल हो गए। है ना? टायक आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राजकुमार आतंकित नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, हम इस तमाशा को खत्म क्यों नहीं करते, मिस्टर कैस्पर? डेविस ने शांति से बात की, उसकी मनमोहक आंखें असामान्य रूप से तेज हो गईं। टाइके की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसे तुरंत लगा कि कुछ गलत है और वापस कूद गया। एक हत्यारे के रूप में उनकी प्रवृत्ति उन्हें पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। हालांकि उसकी आंखें जो खुली हुई थीं, आत्माहीन हो गईं, और कुछ ही समय पहले उसने अपना दिल खींचने और मरने से पहले वर्तमान स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी देना शुरू कर दिया। डेविस ने हत्यारे कैस्पर की स्थानिक अंगूठी को हटा दिया और इसे अपने रूप में बांध दिया। फिर उन्होंने डेथ बुक की शक्ति का उपयोग करके अपने पिता और माता की आत्मा के निशान मिटा दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रयोगों के दौरान उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा के अंदर मौत की किताब एक अंधेरे और शायद एक बुराई जैसी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो आत्माओं को क्षीण करने और नष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। अपने निपटान में इस तरह की ऊर्जा के साथ उन्हें अपने माता पिता की आत्मा के निशान से छुटकारा पाना बेहद आसान लगा जो समुद्र में तैरती चट्टान की तरह उनकी आत्मा समुद्र में मंडराते थे। इसके बाद उन्होंने लो लेवल स्काई ग्रेड ब्लैक रोब पहना जो उन्हें लोगान ने दिया था। यह एक व्यक्ति की खेती के उतार चढ़ाव को गहराई से छुपाता है। इसके बाद वह कैस्पर की लाश को स्थानिक रिंग में स्टोर करने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि वह उत्तरी द्वार के लिए अपना रास्ता बना रहा था। कुछ मिनट बाद उनके जाने के बाद हेनरिक्सन जेल पहुंचे। प्रवेश द्वार की बेरहमी से हत्या किए जाने से पहले सभी गार्डों को देखकर वह अविश्वसनीय रूप से नाराज था। वह गुस्से से अंदर गया, केवल हेड गार्ड बोवेन को बेहोश और राजकुमार को गायब देखने के लिए। फिर उन्होंने बोवेन को जगाया और यह जानने में कामयाब रहे कि डेविस का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना क्रिस्टल निकाला और लोगान को इसकी सूचना दी। नॉर्थ गेट पर पहुंचने के बाद डेविस ने देखा कि कैसे उसके पिता निराश थे और साथ ही साथ उसकी मां को उनके द्वारा अपमानित किया गया था। अपने चेहरे पर एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कल्पना की कि वह तुरंत दो सम्राटों को क्रूर मौत दे देंगे, लेकिन फिर महसूस किया कि उनकी आत्मा कुछ अज्ञात स्तरों और चरणों से डेथ बुक के साथ उनकी हत्या के कौशल से अधिक शक्तिशाली थी। डेविस जेल में रहने के दौरान लो लेवल इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच गया था। उन्होंने पाया था कि मृत्यु पुस्तक उन आत्माओं को अवशोषित कर सकती है जिन्हें वह मारती है और अपनी आत्मा फोर्जिंग साधना को बढ़ाने के लिए इसे परिष्कृत करती है। वह पहले से ही पीक लेवल से टूटने की कगार पर था, इसलिए इस क्षमता ने उसे शिशु आत्मा चरण को तोड़ने में बहुत मदद की थी। हालांकि इससे कुछ कैदियों की जान चली गई क्योंकि उनकी कुछ सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन बहुत कमजोर थी। युद्ध के मैदान के ऊपर के लोगों ने तब अपनी सेनाओं के एक दूसरे से लड़ने के बारे में बात की क्योंकि डेविस चुपचाप उन्हें मारने के लिए अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने अपनी डेथ गॉड सेंस का इस्तेमाल किया। जेल में रहने के दौरान शिशु आत्मा चरण तक पहुंचने के बाद उन्होंने जो क्षमता हासिल की वह विरोधी सेना के सभी सैनिकों और कमांडरों के नाम लिखने के लिए। उन्होंने डेथ गॉड सेंस का उपयोग करने के लिए अपनी आत्मा की भावना के अनुरूप डेथ बुक का उपयोग किया। इसका उपयोग करके वह उन सभी लोगों के नाम और जीवनकाल देख सकता था जो उसकी आत्मा की समझ की सीमा के भीतर थे। डेथ गॉड सेंस का इस्तेमाल उनकी डेथ गॉड आईज के साथ किया गया था, इसलिए उनके दिमाग ने अपनी आत्मा में रहने वाली डेथ बुक पर नाम डालने के लिए काफी तेजी से काम किया। उनकी आत्मा शक्ति ने सभी काम चरम गति से किए। डेथ बुक पर 1 मिनट के भीतर सभी 2 मिलियन नाम लिखे। ठंडी आंखों से देखने के दौरान उनका नरसंहार करने के बाद डेविस ने उनकी मृत आत्माओं को अवशोषित करने का विकल्प नहीं चुना। उन्हें डर था कि उन्हें लगा कि वह पकड़े जाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि लाखों आत्माओं का जमावड़ा ध्यान आकर्षित कर सकता है और जहां तक वह जानता था उसे अवशोषित करने के लिए उसे एक लाश के करीब होने की आवश्यकता थी। इसलिए 2 मिलियन से अधिक आत्माएं बर्बाद हो गई थीं। शायद अगर उन्होंने इसे अवशोषित कर लिया तो बहुत बदलाव नहीं होगा क्योंकि सैनिकों के पास कोई आत्मा फोर्जिंग साधना नहीं थी। यहां तक कि कैदी भी बेहतर थे क्योंकि उनके पास सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन का कुछ स्तर था। इसलिए भले ही उन्होंने इन सभी 2 मिलियन से अधिक आत्माओं को अवशोषित कर लिया, लेकिन उन्हें लगा कि उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सीखा कि आत्माओं को अवशोषित और परिष्कृत करते समय गुणवत्ता मायने रखती है। उन्होंने महसूस किया कि भले ही उन्होंने अपने सभी अवरोधों को त्याग दिया और अपनी सावधानी को हवा में फेंक दिया और इन सभी आत्माओं को अवशोषित कर लिया, लेकिन वह बता सकते हैं कि वह शायद शिशु आत्मा चरण के चरम स्तर तक पहुंच जाएंगे, न कि अगले चरण युवा आत्मा चरण।
डेविस ने फिर तुरंत उत्तरी गेट को धीरे धीरे छोड़ दिया जब किसी ने भी तथाकथित वरिष्ठ के डर से अपनी इंद्रियों के साथ बोलने या जांच करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद वह तेजी से जेल में लौट आया और देखा कि कैदियों के अलावा वर्तमान में कोई भी मौजूद नहीं था। उसे जल्दी से एक विचार आया। वह एक अलग सेल में गया जिसने एक जीवित कैदी की मेजबानी की और उसमें प्रवेश किया। डेविस ने तब कैदी का नाम लिखने के लिए डेथ बुक का इस्तेमाल किया ताकि उसे अपनी कठपुतली बनाया जा सके। फिर उन्होंने कैस्पर की लाश, एक खंजर और एक तलवार को स्थानिक अंगूठी से पुनर्प्राप्त किया, इसे खुद से अनबाउंड किया और इसे लाश पर रख दिया। इसके बाद उसने तलवार और खंजर कैदी को दे दिया। कैदी ने कैस्पर की लाश के दिल पर तलवार घोंप दी। तलवार सीधे छाती में गिर गई, कैस्पर के दिल में घुस गई। डेविस ने फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी आत्मा को अपने परिवेश में 2000 मीटर तक आंख बंद करके उतार चढ़ाव किया और लाश के बगल में खुद को बेहोश कर दिया। इससे उनकी आत्मा को थोड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, लेकिन लंबे समय में काफी नगण्य था क्योंकि वह इसे ठीक कर सकते थे। जिस कैदी ने उसे देखा उसने अपनी उंगलियों को काट लिया और अपने खून से सेल की दीवार पर खींच लिया। फिर उसने हत्यारे के खंजर का उपयोग करके खुद को दिल में चुरा घोंप लिया। हेंड्रिक्सन, जो दक्षिणी दिशा में क्लारा और बोवेन के साथ बेतहाशा भाग रहा था, ने तुरंत आत्मा में उतार चढ़ाव देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह जेल की दिशा से आ रहा है। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। हेंड्रिक्सन ने क्लारा को देखा और अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। फिर उन्होंने बोवेन को एक ट्रांसमिशन क्रिस्टल दिया और ऑर्डर दिया। बोवेन, तुरंत जांचें कि जेल में क्या हो रहा है। बोवेन ने स्वीकार कर लिया और जल्दी से जेल के अंदर जांच करने के लिए चला गया। केवल डेविस को हत्यारे की लाश और एक कैदी की लाश के बगल में बेहोश पाया। बोवेन तुरंत चौंक गया, लेकिन फिर दीवार पर लिखे कुछ शब्द देखे जो एक मरने वाले संदेश की तरह लग रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ लोरेट साम्राज्य मेरे पापों को माफ कर देगा। बोवेन ने देर से समझा और जांच की कि राजकुमार अभी भी जीवित था और केवल बेहोश हो गया था। उन्होंने तुरंत हेंड्रिक्सन को इसकी सूचना दी, जिन्होंने फिर इसे लोगान को रिले किया। सम्राट, हमने राजकुमार को 2 लाशों के साथ इंपीरियल जेल में बेहोश पाया है। एक कैदी लगता है जबकि दूसरा हत्यारा लगता है। क्या यह सुनकर लोगान इतना उत्साहित था कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उसने सोचा कि डेविस का अपहरण कर लिया गया था। हाँ, मैंने जो कहा है वह सच है। मैं क्लारा के साथ इंपीरियल कैपिटल के दक्षिणी द्वार पर हूं। बोवेन ने डेविस को सुरक्षित करने और भागने के लिए अपना रास्ता बनाया। कोई जरूरत नहीं, हम युद्ध जीत गए। बोवेन और डेविस के साथ जितनी जल्दी हो सके इंपीरियल कैसल में लौटें। लोगान ने उत्साह से आदेश दिया। क्या हम वास्तव में इस युद्ध में जीत हासिल कर पाए? हेंड्रिक्सन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे याद आया कि स्थिति निराशा में थी। यह संभवतः कैसे बदल सकता है? लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि सम्राट उससे झूठ बोलेगा, खासकर जब पहली राजकुमारी क्लारा लोरेट की सुरक्षा उस पर निर्भर थी। हाँ, हेंड्रिक्सन ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया और बोवेन को डेविस के साथ इंपीरियल कैसल में लौटने के लिए सूचित करते हुए इंपीरियल कैसल में वापस चला गया। उसने सम्राट के शब्दों पर भरोसा किया, इसलिए उसने जल्द से जल्द लौटने की कोशिश की। लोगान जल्दी से क्लेयर के पास लौट आया, जो अभी भी उन पर ज्वलंत हमले शुरू करते हुए उनकी घेराबंदी से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गर्भावस्था के कारण उसके हमले इतने कमजोर थे कि यह महान परिवारों के परिवार के प्रमुखों और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। उन्होंने बस निष्क्रिय रूप से बचाव किया, शब्दों के साथ महारानी के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। जब लोगान ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसे एक आत्मा संचरण भेजा। क्लेयर, डेविस सुरक्षित है। क्लेयर, जिसने लोगान की वापसी को महसूस करने पर हमला करना बंद कर दिया, उत्साहित हो गई, लेकिन यह भी निराश हो गई कि उसने डेविस को खो दिया। उसका दिल डूब गया, लेकिन जब उसने लोगन के शब्दों को सुना तो उसके चेहरे पर एक क्रोधित लेकिन भ्रमित भाव था जो आशा से जगमगा रहा था। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? कैसे? वह रोई और विश्वास किया कि लोगन झूठ बोल रहा था, बस उसे शांत करने के लिए। सच में। हेंड्रिक्सन और बोवेन ने डेविस को इंपीरियल जेल के अंदर बेहोश होने में कामयाबी हासिल की। चलो इंपीरियल कैसल में वापस जाएं और उनसे मिलें। लोगान ने उत्साह से समझाया। क्लेयर दंग रह गई, एक गलतफहमी। वह तब इतनी उत्साहित हो गई कि वह तुरंत इंपीरियल कैसल की दिशा में चली गई, इससे पहले कि लोगन उसे पकड़ सके। क्लेयर इंपीरियल कैसल पहुंची और जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसने तुरंत बेहोश डेविस को देखा, जिसे बोवेन द्वारा ले जाया जा रहा था। डेविस। क्लेयर ने तुरंत डेविस को बोवेन से लिया और डेविस को अपनी बाहों में लपेट लिया क्योंकि उसने खुशी के आंसू बहाते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। लोगन भी आ गया और अंत में जब उसने तमाशा देखा तो एक संतुष्ट मुस्कान छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि उन्होंने सबसे खराब संभावित परिणाम से बचने के बारे में सोचा क्योंकि उस रहस्यमय वरिष्ठ ने उन्हें बचा लिया था। अध्याय 29 ग्रैंड सागर महाद्वीप। आक्रमण समाप्त होने के समय से 1 महीना बीत गया। डेविस यह समझाने में कामयाब रहा कि उसने और एक कैदी ने हत्यारे को मारने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने इसे इस तरह से समझाया कि वह कैदी को जानता था और हत्या के प्रयास से पहले किसी तरह उससे दोस्ती की थी। उन्होंने कहा कि हत्यारे और कैदी एक दूसरे को छुरा घोंपने में कामयाब रहे जब उसने हत्यारे की आत्मा पर हमला किया, जिसने हत्यारे को एक आसान लक्ष्य बना दिया। यद्यपि उसके माता पिता को पूरे परिदृश्य के बारे में संदेह था, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा संदेह नहीं किया और न ही उन्हें संदेह था कि वह 2 मिलियन से अधिक सैनिकों के नरसंहार के पीछे था। यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति ने डेविस से नरसंहार को नहीं जोड़ा और न ही उनके पास यह जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि डेविस और वह रहस्यमय वरिष्ठ एक ही व्यक्ति थे। आखिरकार 2 मिलियन लोगों का नरसंहार उनकी दृष्टि में हो रहा है, यहाँ तक कि उस एकल प्रवर्धित दिल की धड़कन के अलावा बहुत कुछ नहीं कर रहा था। केवल एक उपलब्धि थी जो केवल उनके लिए अज्ञात शक्तियों में सक्षम थी। वे इस चमत्कारी घटना के लिए भी आभारी थे और प्रामाणिकता पर थोड़ा भी संदेह करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह वह प्रभाव है जिसे कोई पूर्ण शक्ति के साथ प्राप्त कर सकता है। डेविस उन 2 सम्राटों को मारने में कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि उनकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह असफल नहीं होना चाहता था, केवल पीछे हटना चाहता था। इसलिए उन्होंने एक निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए एक ही समय में 2 मिलियन से अधिक सैनिकों को मारना सुनिश्चित किया। और जैसा कि उसने सोचा, दोनों सम्राटों ने पूंछ घुमा दी और बिना किसी आश्चर्य के भाग गए। लोरेट साम्राज्य धीरे धीरे शांति हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि रेवेन साम्राज्य और ट्राइटर साम्राज्य युद्ध की लपटों में फंस गए। अस्थायी रूप से अन्य साम्राज्यों द्वारा आक्रमण किया गया।
लोगान एक बार फिर से अपना अधिकार स्थापित करने में कामयाब रहा, इसलिए कोई भी अब उसके अधिकार का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहां तक कि दो स्काई ग्रेड संप्रदाय के नेता भी नहीं जो लोरेट साम्राज्य में थे। क्लेयर ने रहस्यमय वरिष्ठ के लिए हमेशा आभारी महसूस किया जो उन्हें इस आपदा को पार करने में कामयाब रहा था। यह तब और भी अधिक था जब उसे एहसास हुआ कि वह जल्द ही एक बच्चे को जन्म देगी और उम्मीद कर रही थी कि वह इसके लिए उत्सुक थी। ग्रैंड सागर महाद्वीप में बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय वरिष्ठ के बारे में अफवाहें फैल गईं। उन्होंने यह दावा करने की भी हिम्मत की कि क्या रहस्यमय वरिष्ठ एक अमर अस्तित्व था जिसे लोगों ने अपने पूरे जीवन में पहुंचने का प्रयास किया। उस समय किसी को भी यकीन नहीं था कि वह व्यक्ति किसी भी मौके से लोरेट साम्राज्य से संबंधित था या नहीं, और किसी ने भी इसका परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। आसपास के सभी साम्राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि वे जल्द ही रेवेन साम्राज्य और ट्राइटोर साम्राज्य को छोड़कर लोरेट साम्राज्य का दौरा करेंगे। आखिरकार वे आश्वस्त थे कि वे लोरेट साम्राज्य में पहुंचने के बाद अपनी मृत्यु का सामना करेंगे। डेविस अध्ययन में भटक गया क्योंकि वह इन दिनों बहुत आह भरता था। उस दिन किए गए नरसंहार के बारे में उसे बहुत कुछ सोचना था। उसने पहले केवल एक ही जीवन को मार डाला, इसलिए वह पूरे 1 महीने तक उदास महसूस कर रहा था, लेकिन अंततः इससे बाहर आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अंततः समझ गया कि उसे खुद को और उन लोगों की रक्षा करने के लिए पदानुक्रम की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस दुनिया में बहुत से लोगों को मारना होगा जिनकी वह परवाह करता था। गंभीरता से, यह संसार पृथ्वी के समान ही है। केवल एक चीज अलग थी कि मैं वुमेन से भागने के बाद शांतिपूर्ण समय में रहा हूं। सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बहुत से लोगों को मारना होगा या उन्हें मुझे मारने देना होगा। यह दुनिया किसी भी अन्य दुनिया की तुलना में सबसे फिट के अस्तित्व के नियम का पालन करती है। युद्ध के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके साम्राज्य की सेना में हताहतों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी हत्या की गिनती उन लोगों की तुलना में अधिक थी जिन्हें उन्होंने पिछली लड़ाई के दौरान मारा था। मूल रूप से लोरेट साम्राज्य ने अपनी बड़ी और शक्तिशाली सेना के साथ साथ अपने विशेषज्ञों के साथ अपनी शांति को बरकरार रखा, लेकिन सेना के बीच विभाजन को भूलने वाले विद्रोह के बाद यह दो साम्राज्यों के खिलाफ लड़ने की कमान के साथ नहीं रह सका। इसलिए अंतिम लड़ाई शुरू होने से पहले उनमें से लगभग 60% से अधिक की मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि कुछ आम लोग जिनकी संख्या 10 लाख थी युद्ध में मारे गए थे, भले ही उन्होंने विरोध नहीं किया था, और इस तथ्य के साथ मिलकर यह साबित हो गया था कि लोरेट साम्राज्य के हताहतों की संख्या दुश्मन के पक्ष से अधिक थी। यह साम्राज्य के मनोबल के लिए इतना बड़ा झटका था। भले ही नैतिकता मौजूद है, लोगों को इसे बनाए रखना होगा, लेकिन मजबूत की दुनिया में केवल मुट्ठी बोलती है। लोग जरा सा भी असंतोष होने पर हत्या कर देते थे। जब वे नापसंद करते थे तो थोड़ा सा मौका देखते ही पीठ में छुरा घोंप देते थे। उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि शक्तिशाली और भ्रष्ट लोगों के लिए लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अपने माता पिता के प्यार में बौछार होने के कारण वह लगभग भूल गया कि वह किस तरह की दुनिया में रह रहा था, क्योंकि इंपीरियल कैसल की दीवारें इतनी सुरक्षित और शांतिपूर्ण थीं कि उसने खुद को खेती से उत्पन्न अपनी नई शक्तियों पर प्रयोग करते हुए अपने जीवन का आनंद लिया। हालांकि आखिरकार वह इस मानसिकता से बाहर निकल गए। आखिरकार युद्ध और इंपीरियल जेल में उनकी यात्रा ने उन्हें इस दुनिया के क्रूर पक्ष के बारे में अधिक सिखाया। दिल की धड़कन में 1 लाख से अधिक लोगों को मारने में सक्षम होना। इस अपराध बोध को छोड़कर कि वे इस तथ्य के बावजूद अनुभव करेंगे कि वे थे जिन्होंने अपने लोरेट साम्राज्य पर आक्रमण किया था, ऐसी शक्ति रखने की सरासर भावनाएं उन्हें भ्रष्टता के मार्ग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। कम से कम मैं निश्चित रूप से निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि मुझे बिल्कुल जरूरत न हो। डेविस ने खुद को भ्रष्टता के रास्ते में नहीं पड़ने की पुष्टि की। डेविस को इस तरह के नरसंहार का सहारा लेना पसंद नहीं था। यदि वह कर सकता था तो वह इसके बजाय 2 सम्राटों को मार देता और इससे सेना को अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच पकड़कर दौड़ना पड़ता। फिर भी भविष्य में वह जानता था कि उसे खुद को और उन लोगों को बचाने के लिए इस तरह के कठोर उपाय का सहारा लेना होगा जिनसे वह प्यार करता था। डेविस ने अपने विचारों में खुद को खो दिया, छत को घूरते हुए जैसा कि उसने सोचा था। डेविस, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अन्य साम्राज्यों के भव्य पात्रों को अब किसी भी क्षण पहुंचना चाहिए। लोगान उसी समय अपने कमरे के अंदर आया। वह एक शानदार नीले शाही वस्त्र में पहना गया था जिसे सुनहरे ड्रैगन पैटर्न से सजाया गया था। हाँ, मैं 1 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आज वह दिन है जहां अन्य साम्राज्यों के लोग इंपीरियल कैसल का दौरा करेंगे। लोगन अभिमानी नहीं था क्योंकि वह जानता था कि वे किस लिए जा रहे थे। वास्तव में हर कोई जानता था कि वे लोरेट साम्राज्य के पीछे अफवाह रहस्यमय वरिष्ठ को सम्मान दे रहे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि अगर रहस्यमय वरिष्ठ मौजूद था तो केवल लोरेट साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाना उनके लिए भी फायदेमंद था। डेविस ने खुद को तैयार किया क्योंकि उन्होंने अपने छोटे आकार का एक नीला शाही वस्त्र पहना था जो उनके कंधों पर नीले क्रिस्टल से सजा था जो नीलम रत्न की तरह चमक रहा था। डेविस ने सिर हिलाया और वे दोनों सिंहासन हॉल की ओर चले गए। वे सिंहासन हॉल में पहुंचे और अपनी सीटों पर बैठ गए। लोगन सिंहासन पर बैठे थे जबकि डेविस एक छोटी सी सीट पर उनके बगल में बैठे थे। महारानी की सीट खाली थी क्योंकि क्लेयर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्लेयर ने अपने क्वार्टर में रहने का फैसला किया क्योंकि वह 7 महीने की गर्भवती थी। जाहिर है उसे उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्लारा क्लेयर के साथ थी, हालांकि यह अज्ञात था कि वह एक मनमोहक चेहरे के साथ शांति से सो रही थी या अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रही थी। डेविस, मैं तुम्हें सिर उठा देता हूं। उन 2 साम्राज्यों के अलावा जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, इस महाद्वीप में 5 और साम्राज्य हैं। लोगान ने समझाया। डर है कि डेविस को नहीं पता था कि कौन और सभी आ रहे थे। मुझे पता है पापा। मैंने पहले महाद्वीपीय मानचित्र देखा है और मेरे भूगोल ट्यूटर ने मुझे लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों को सीखने के लिए बनाया था। डेविस हंस पड़ा। ओह, अच्छा, तो समझाओ कि हमारे ग्रैंड सागर महाद्वीप में अन्य 4 साम्राज्य क्या हैं? लोगान ने उसकी परीक्षा ली। हाँ मम्मी, यद्यपि इस ग्रैंड सागर महाद्वीप में हम सभी 7 के बीच कई निम्न श्रेणी के स्वघोषित साम्राज्य हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। हमारी स्थिति से रूट साम्राज्य दक्षिण में है जबकि एस्टन साम्राज्य उत्तर पश्चिम में है। हमारे पश्चिम में रॉस साम्राज्य है और पूर्व में क्लेमोर साम्राज्य है। डेविस ने समझाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। रूट साम्राज्य की रॉयल्टी में ड्रैगन ब्लड लाइन है। किंवदंती है कि एक फ्लड ड्रैगन को बहुत समय पहले वहां दफनाया गया था और यह उस साम्राज्य की साम्राज्यवाद के लिए विरासत के रूप में बना है। लोगन ने जारी रखा।
एस्टन साम्राज्य विनाश में माहिर है क्योंकि वे आग से प्रेरित खेती तकनीकों का उपयोग करते हैं। रॉस साम्राज्य पानी से प्रेरित खेती तकनीकों का उपयोग करता है। और इसी एकमात्र कारण से जब भी उन्हें मौका मिलता है वे एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लोगन मुस्कुराया। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्लेमोर साम्राज्य तलवारों को अपने मुख्य हथियारों के रूप में उपयोग करता है, लेकिन वे खेती के मैनुअल के प्रकार के साथ आकर्षक नहीं हैं। वे तलवारों का उपयोग करने में अत्यधिक कुशल हैं और अफवाह ए तथाकथित तलवार के इरादे के दायरे तक भी पहुंच गई हैं। अचानक लोगान का चेहरा एक गठीले भाव में बदल गया। रेवेन साम्राज्य में डार्क रेवेन की रक्तरेखा है और यह बार्ड ड्रैगन के बराबर शक्ति में होने की अफवाह है। यह उत्तर में है और वर्तमान में अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एस्टन साम्राज्य के साथ युद्ध कर रहा है। यह कहते हुए उनका चेहरा एक उल्लासपूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया था। ट्राइटर साम्राज्य अंधेरे जिम्मेदार खेती तकनीकों में माहिर है। दूसरे शब्दों में वे दुष्ट और घृणित साधना विधियों में प्रशिक्षित होते हैं। उनके पास सभी प्रकार की खेती तकनीकें हैं जो अंधेरे पक्ष पर झुकती हैं। एक जो दूसरों के रक्त को अवशोषित करता है, जो दूसरों से सार ऊर्जा लूटते हैं, जो यिन को लूटकर यान के पूरक भी हैं, और इसके विपरीत। उन्होंने कहा, वे पूर्वोत्तर में हैं। वे वर्तमान में क्लेमोर साम्राज्य के साथ युद्ध में भी हैं। उन दोनों की सेवा करता है। उन दो मनहूस पात्रों का जिक्र आते ही उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। मैं अपना बदला लूंगा। रेवेन सम्राट और ट्राइटर सम्राट, तुम बस इसके लिए इंतजार करो। लोगान की आंखें घृणा से भरी हुई थीं। चिंता मत करो पिताजी, आप जल्द ही अपना बदला लेंगे। मुझे पता है। डेविस आराम से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी नफरत भी छिपी हुई थी। दुश्मनी बन गई थी और उसके पहले दो लक्ष्य पहले से ही तय थे। सम्राट रेवेन और सम्राट ट्राइटर, बल्ले से 2 5वें चरण के पावर हाउस। अध्याय 30। आपके पास केवल एक पत्नी है ना? मुझे पता है डेविस। लोगान मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए मुस्कुराया, लेकिन साथ ही उसे दिल लगा कि वे सभी अंत में सुरक्षित थे। पिता सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं भूलेंगे। मैं एक सम्राट की विफलता हो सकती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन की कीमत पर आप लोगों की रक्षा करूंगा। लोगान ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। डेविस के होंठ उल्लास में फैल गए क्योंकि वह संतुष्ट था कि उसके पिता इस तरह सोचते थे। वह एक ऐसा पिता नहीं चाहता था जो किसी भी तरह से सभी सम्राटों की बकवास कर रहा था। कुछ मिनट बीतने से पहले एक गार्ड ने एक-एक करके अन्य साम्राज्यों के विभिन्न कर्मियों के आगमन की घोषणा की। सबसे पहले दिखाई देने वाला रूथ साम्राज्य था, उसके बाद एस्टन साम्राज्य, रॉस साम्राज्य और अंत में क्लेमोर साम्राज्य। लोगान ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जो दिखाई दिए वे प्रत्येक साम्राज्य के सम्राट थे, दूत नहीं। उन्होंने साम्राज्य के पीछे अफवाह वरिष्ठ को सम्मान दिया, न कि उन्हें, लोरेट साम्राज्य के वर्तमान सम्राट। उन्होंने सोचा कि वे कुछ दूत भेजेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में आए थे जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे करेंगे। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और क्रमशः अपनी निर्धारित सीटों पर बैठ गए। उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही एक भोज का आयोजन किया गया था। उनमें से प्रत्येक ने पीक लेवल स्काई बीस्ट, स्टेज मैजिकल बीस्ट सहित विभिन्न प्रकार के असाधारण व्यंजनों का आनंद लिया। स्काई बीस्ट, स्टेज मैजिकल बीस्ट मानव खेती के तीसरे चरण के बराबर थे। सम्राट लोरेट, यह ब्लेजिंग टाइगर मांस स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। यह गंभीर रूप से खर्च होना चाहिए था। क्या आपको यकीन है कि यह आपके साम्राज्य के खजाने को कम नहीं करने जा रहा है? सम्राट एलेक्स क्लेमोर ने उत्सुकता से सवाल किया। उसका चेहरा तेज दिख रहा था, जबकि उसकी आंखों से तलवार जैसा इरादा निकल रहा था जो एक ही नजर से मारने में सक्षम था। वह एक तंगफिट शानदार तलवार पैटर्न वाले वस्त्र के साथ लिपटे अपने शरीर के साथ फिट लग रहा था। एलेक्स क्लेमोर समझ नहीं पा रहे थे कि 2 बड़ी आपदाओं का सामना करने के बाद भी वे कैसे अमीर थे, और लगभग सोचा कि यह उस रहस्यमय वरिष्ठ के कारण था। लानत है, उसका रूप सचमुच मार सकता है। क्या यह निराकार तलवार का इरादा है? डेविस के विचार उसके दिमाग के चारों ओर घूम रहे थे। सम्राट क्लेमोर पर एक नजर डालें और इससे उनके दिमाग को अनजाने में चक्कर आ गए। उन्होंने ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट के तथाकथित भव्य पात्रों को भांपते हुए बाएं और दाएं देखते हुए एक निर्दोष चेहरा रखा। हाँ, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ जब मैंने सुना कि सम्राट व्यक्तिगत रूप से मेरे साम्राज्य का दौरा करने जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो यह मेरे साधनों के भीतर है। लोगान ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। मैं यह सब कर सकता हूँ रवैये के प्रतीक पर उनकी अभिव्यक्ति। हाँ, लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से समृद्ध है। सम्राट वान रॉस हंसे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका चेहरा मिलनसार लग रहा था और उसकी आंखें सम्राट लोरेट की नीलम रंगीन आंखों से अलग सागर नीली थीं। वह थोड़ा मोटा लग रहा था, लेकिन यह दूसरों को उसे नीचा दिखाने की गारंटी नहीं देता क्योंकि वह मजबूत था। उन्होंने सुंदर बूंद पैटर्न के साथ एक भव्य गहरे नीले रंग का शाही वस्त्र पहना था। लुक्स काफी धोखा देने वाला हो सकता है, डेविस ने कल्पना की, क्योंकि उसे देखते हुए उसे असहजता की अस्पष्ट भावना प्राप्त हुई। शांति के लंबे वर्षों ने उनकी जेबों को अथाह रूप से भर दिया होगा। शायद लोरेट साम्राज्य हम चारों की तुलना में और भी समृद्ध है। सम्राट लुई एस्टन हंसते हुए मुस्कुराया। उसका चेहरा सुंदर रूप से बुरा लग रहा था और उसने नीले लौ पैटर्न के साथ गहरे लाल शाही वस्त्र पहने थे। डेविस ने उसे देखा, लेकिन रॉस सम्राट की तरह बेचैनी की भावना महसूस नहीं की। स्वर्ग, यह आदमी इतना भयावह लग रहा है। फिर भी अच्छा। वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका, अपने स्वभाव के बारे में थोड़ा उलझन में। डेविस अवलोकन प्रकार था। उन्होंने किसी व्यक्ति के चरित्र का न्याय करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का इस्तेमाल किया, और यह ज्यादातर समय 90% सही था। हाँ, निश्चित रूप से आप मजाक करते हैं, सम्राट एस्टन। लोगान ने हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। अब जांच करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चलो भोज का आनंद थोड़ा और सज्जनों को दें। महारानी इसाबेला रूथ ने अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। वह एक सुंदरता की तरह दिखती थी जो एक आदमी की इच्छा को गहराई से बुझा सकती थी। वह अपने लेटे हुए व्यक्तित्व और कमर तक लंबे बैंगनी बालों के साथ मंत्रमुग्ध लग रही थी, जिसमें पफ और लहराते धमाके थे। उसके पास एक परी जैसी त्वचा की टोन थी। उसका शरीर संपत्ति के साथ पर्याप्त था जो एक आदमी को मदहोश कर देगा। उसने एक नीला शाही वस्त्र पहना था जो उसकी सुंदरता को 10 गुना बढ़ाता था। डेविस चुपचाप निकल गया। उसकी नजर उसके कर्व से आकर्षित हुई। एकदम सही। सौभाग्य से किसी ने भी उसे नहीं देखा, इसलिए उसने उन्हें उतना ही मापा जितना वह चाहता था। हाँ। तीनों सम्राट एक साथ हंसते हंसते गूंज उठे। यहां तक कि लोगान ने चुपके से अपना सिर हिला दिया।
उसकी सुंदरता इस हॉल में हर किसी को इतना मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थी कि उन्होंने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और थोड़े समय के लिए भी उसके साथ देखने की हिम्मत नहीं की। अन्य सभी 3 सम्राट 200 साल से अधिक पुराने थे। हर कोई सोचेगा कि वह एक ऐसी महिला थी जो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रही, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी उम्र लोगन की तुलना में भी कम थी। इस हॉल में किसी ने भी इस महिला को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अफवाहों में यह था कि वह एक शक्तिभूखी महिला थी जिसने एक अविश्वसनीय भाग्यशाली मौका दिया था और अपने साम्राज्य के सिंहासन को सुरक्षित करने में कामयाब रही थी। तो सम्राट लोरेट, आप जानते हैं कि हम सभी यहाँ किस लिए हैं, और चूंकि हम में से कोई भी इसके बारे में सीधा नहीं होने जा रहा है, इसलिए मैं भी शुरू कर सकता हूँ। महारानी इसाबेला रूथ ने अपनी भौहों की फड़फड़ाहट के साथ आह भरी। उसकी हरकतें अब शांत नहीं थीं। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आशंका में अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और दूर पूछा, सवाल यह है, क्या अफवाह फैलाने वाला वरिष्ठ भी मौजूद है? हॉल में एक पल का सन्नाटा छा गया। डेविस को छोड़कर हर कोई तनाव में था, यहाँ तक कि अभिनय भी कर रहा था जैसे कि उसे नहीं पता था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, महारानी रूथ, वरिष्ठ वास्तव में मौजूद है, लेकिन मुद्दा यह है कि वह भव्य व्यक्ति मुझसे भी बात नहीं करना चाहता है। लोगान आत्मविश्वास से मुस्कुराया और मुस्कुराया। हर कोई भ्रम में है, लेकिन राहत भी। क्या हम इस वरिष्ठ से मिल सकते हैं? सम्राट रॉस ने डरते हुए पूछा, हालांकि लगभग हर कोई जानता था कि यह एक कार्य था। यह कैसे संभव है? वरिष्ठ बहुत व्यस्त होंगे और शायद हमसे, नीच सम्राटों से नहीं मिलना चाहेंगे। अगर सीनियर हमसे मिलना नहीं चाहते हैं तो हम संभवतः उन्हें भी मजबूर नहीं कर सकते। लोगान ने अपना सिर हिलाते हुए शांति से जवाब दिया। तो क्या आप उस जगह को जानते हैं जहां वरिष्ठ वर्तमान में एकांत में हैं? सम्राट एस्टन ने पूछा। कौन जानता है? मुझे नहीं पता। लोगान मुस्कुराया, उसके हाथ व्यापक रूप से फैल गए। उसने ऐसा दिखाया कि वह जगह जानता है, लेकिन भीख मांगने पर भी उन्हें नहीं बताएगा। डेविस ने अपने पिता की प्रशंसा करते हुए स्पष्ट रूप से मुस्कुराया, लानत है पिताजी, आप निश्चित रूप से बैल को मारने में अच्छे हैं। रहस्यमय सीनियर के बारे में चर्चा लगभग 5 मिनट तक चली। यह देखते हुए कि बातचीत कहीं नहीं जा रही है, सम्राट रॉस ने विषय को बदलने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने आह भरी थी। आह, इसे छोड़ दो। मैं पहले ही यहाँ तक आ चुका हूँ। सम्राट लोरेट भी आपके साथ अच्छे संबंध बना सकता हूँ। उसने अपनी उंगलियों को काट लिया और फिर लोगान को एक छोटा सा खजाना छाती भेंट की। यह मेरी खुशी है, सम्राट रॉस। लोगान ने सिर हिलाया और उपहार को शालीनता से स्वीकार कर लिया। उसने उसे खोला और उसमें एक नारंगी चौकोर आकार का फल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने तुरंत इसे रहस्यवादी अत्याचारी फल के रूप में पहचाना। बहुत बढ़िया। यह डेविस को अत्याचारी शरीर प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लोगन वास्तव में प्रसन्न हो गया, लेकिन चुपके से हंसा। मिस्टिक अत्याचारी फल एक निनस्तरीय स्काई ग्रेड खजाना है, एक घटक जिसका उपयोग गोलियां बनाने में किया जाता है और इसमें शरीर को बहुत मजबूत करने के प्रभाव होते हैं। हालांकि लोरेट साम्राज्य के उच्च अधिकारियों के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि रहस्यवादी अत्याचारी फल ने अत्याचारी शरीर को साकार करने में सहायता की। अत्याचारी बॉडी सीक्रेट्स मैनुअल पूरी तरह से लोरेट साम्राज्य से संबंधित था, इसलिए सम्राट रॉस को नुकसान हो सकता था, नहीं, एक चरम नुकसान, क्योंकि उसने सचमुच दूसरे साम्राज्य के राजकुमार को बेहद मजबूत होने में मदद की। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप इसके बारे में संतुष्ट हैं, सम्राट लोरेट। सम्राट रॉस ने हंसते हुए कहा। उसके बाद सम्राट क्लेमोर और महारानी रूथ ने अपने उपहार दिए, लेकिन वे मिस्टिक अत्याचारी फल की गुणवत्ता में कम थे। इससे यह देखा जाएगा कि रॉस साम्राज्य कम से कम लोरेट साम्राज्य के साथ दोस्ती करने के अपने मकसद में ईमानदार था। लेकिन कौन मान सकता है कि यह अच्छे विश्वास में था? ओह, सम्राट एस्टन, क्या गलत है? आप अभी भी अपना उपहार क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे मत बताओ कि तुम एक लाना भूल गए। सम्राट रॉस ने अपनी दास्तां का मजाक उड़ाते हुए व्यंग्य किया। सम्राट एस्टन ने नाराजगी में अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई बता सकता है कि सम्राट रॉस मौके पर था? सम्राट एस्टन एक स्वार्थी व्यक्ति था। उन्होंने नहीं सोचा था कि सम्राट रॉस एक मूल्यवान उपहार देंगे। वह एक मूल्यवान उपहार भी नहीं देना चाहता था, नहीं वह अपने दुश्मन के सामने खोने का जोखिम उठा सकता था। उसे अचानक एक मामले के बारे में याद आया जिसके बारे में वह हाल ही में चिंतित था और लोगन को देखकर मुस्कुराया। सम्राट लोगान, हम सभी जानते हैं कि आपकी केवल एक पत्नी है। क्या यह सही नहीं है? सम्राट एस्टन एक शैतानी चेहरे के साथ मुस्कुराया। है ना? मुझे पसंद नहीं है कि यह बातचीत कहाँ जा रही है। लोगन को अचानक इस बारे में बुरा लगा।